ऑनलाइन है। हेलो वैष्णवी, क्या वॉइस आ रहा है क्या? वॉइस वगैरह। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो भी है थोड़ा कमेंट पर करके बताइए जरा, जो भी ऑनलाइन वगैरह है। वॉइस प्रॉपर है या नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग वैष्णवी एंड श्रेया। गुड इवनिंग एवरीवन। जरा कमेंट करते रहिएगा तो मजा आता रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए। हेलो। चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की हम बात करते हैं। ओके, चलिए। क्लियर वॉइस? ओके, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो फर्स्ट, a short introduction about me. My name is Rahul Jain and I am a GATE qualified and have a master degree from the IIT Madras in the same subject. Okay? चलिए, फिर आपको गेट क्वालिफाई करना है तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के बारे में हमारे पास यहाँ पे दो सब्जेक्ट है। एक तो है इरिगेशन, एक है हाइड्रोलॉजी। दोनों को ही हम साथ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसको देखते हैं कि यहाँ पर जब आप कोई गेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो वहां पर सबसे पहले कि सब्जेक्ट के बारे में हम जान लेना जरूरी है। सब्जेक्ट की मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, वहां से इसका सिलेबस क्या है, वहां से किस टाइप के क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो देखते हैं पहले। सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है फर्स्ट, इरिगेशन के बारे में हम, ठीक है, ये हम आज स्टार्ट करना मोस्टली। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी दोनों ही ये कंबाइन पास्ट है, दोनों ही यहाँ पे दिखने रहे थे। ये जो हमारे पास है ये पूछा जाता है 2 मार्क्स में मोस्टली। जनरली जो गेट में है 2 मार्क्स में इसका हमेशा क्वेश्चन आता है। और जो हमारे पास हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी एक और जो नया एक और सब्जेक्ट है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ऑन एन एवरेज हर इस ईयर, ईच एन ईयर, इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 to 5 जो 4 to 5 मार्क्स है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 to 5 मार्क्स में हमेशा वेरी करते रहते हैं और ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, सबसे पहले एक तो इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि इरिगेशन हाइड्रोलॉजी में रिलेशन क्या है। हाइड्रोलॉजी यहाँ पर आप देखोगे कि हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ये हम सिंपली हम देखते हैं यहाँ पर। हाइड्रोलॉजी में हम डिस्कस क्या करते हैं कि किस तरीके से जो वाटर है वो हमारे किस तरीके से सर्कुलेट होता है, किस तरीके से उसका अक्रेंस होता है, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द ग्राउंड। और कह सकते हैं वो अर्थ के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में किस तरीके से हमारे पास जो है ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट अक्रेंस है उसका, किस कर सकते हैं इस तरीके से एटमॉस्फेयर है और किसके बीच में, अर्थ के बीच में, वो हम हाइड्रोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो ये जो वाटर हमारे पास अक्कर हुआ है, ये जो वाटर की हम बात कर रहे हैं, उस वाटर का क्या एप्लीकेशन क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं इरिगेशन में। इसी वाटर का हम की बात कर रहे हैं जो हमने स्टडी कर रहे हैं किसमें, वाटर की स्टडी करते हैं हाइड्रोलॉजी में। और हाइड्रोलॉजी में जो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है फ्रॉम दिस हाइड्रोलॉजी वी विल डिस्कस इन द इरिगेशन पार्ट। तो ये दोनों का रिलेशन है, दोनों के बीच में एक रिलेशन है दोनों के बीच में। ओके, तो इरिगेशन है हाइड्रोलॉजी। अब देखते हैं इरिगेशन के रिलेटेड, इरिगेशन का हमारे पास क्या क्या चैप्टर है, इसमें कौन कौन से चैप्टर है, कौन से हम क्या डिस्कस करने वाले हैं एज ए गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर
इरिगेशन में हमारे पास मोस्टली जो है इसके सिलेबस को अगर देखें गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मींस व्हाट इज द इरिगेशन, इस डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स मेथड्स के बारे में डिस्कस, व्हाट इज द इरिगेशन वाटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाई वी नीड द इरिगेशन वी विल आल्सो डिस्कस इन दिस चैप्टर। द सेकंड चैप्टर इज वाटर रिक्वायरमेंट, water requirements of crop, water requirement of crops, ये हमारे पास सेकंड चैप्टर होगा। इसमें हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स है उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से कैनाल्स में जो हमारे पास वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, फील्ड पर कितनी अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। सेकंड थर्ड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो डिजाइन ऑफ कैनाल, डिजाइन ऑफ कैनाल सिस्टम जो हमारे पास डिजाइन ऑफ कैनाल सिस्टम, डिजाइन ऑफ कैनाल सिस्टम में हमारे पास एक होती है लाइन कैनाल्स और एक होती है अनलाइन कैनाल्स। ठीक है, ये किस तरीके से डिजाइन की जाती है, ये होती क्या है, व्हाट इज द लाइन एंड अनलाइन कैनाल्स, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। देन फोर्थ वन इज जो हमारे पास रहेगा एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम्स। किस तरीके से हम हमारे पास ग्रेविटी डैम, व्हाट इज द ग्रेविटी डैम, हाउ टू स्टेबल, हाउ टू डिजाइन, दिस विल बी डिस्कस इन चैप्टर। नंबर 5 जो हमारे पास थ्योरीज ऑफ सीपेज, थ्योरी ऑफ सीपेज के बारे में डिफरेंट हमारे पास थ्योरीज हैं, होती क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे बेसिक से तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में कुछ मिसलेनियस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है क्या, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, यहाँ से ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली, यहाँ से मोस्टली बहुत कम एग्जाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं और नेग्लिजिबल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। दिस इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 80% of the questions which is asked by the gate only from this chapter, water requirement of crops। यहाँ पर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज्यादा ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट वन जो हमारे पास 20% रिमेनिंग है, 20% से जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं यहाँ पर हमारे पास जो अदर चैप्टर्स हमारे पास है, डिजाइन ऑफ कैनाल सिस्टम, ग्रेविटी डैम एंड सीपेज ऑफ थ्योरी। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको अब स्मॉल तरीके से डिस्कस करते जाएंगे। कुछ चैप्टर्स हमारे पास इस तरीके से यहाँ से बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे थ्योरेटिकल पास हमारे पास ज्यादा होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे थ्रू द प्रेजेंटेशन, थ्रू द पीपीटी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ताकि कुछ वीडियोस के साथ डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा सा विजुअलाइज इजी तरीके से हो जाए। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है इंट्रोडक्शन का पार्ट, व्हाट इज द इरिगेशन, एंड जो हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट है आपको बताया कि इरिगेशन है क्या, सिंपली और सिंपल वर्ड्स में आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है। किसका, जो हमने हाइड्रोलॉजी से क्या मिला है, हाइड्रोलॉजी से मिला है, क्योंकि हाइड्रोलॉजी हम डिस्कस करते हैं वाटर के अक्रेंस डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर के अक्रेंस डिस्ट्रीब्यूशन और उसके हमारे पास किस तरीके से वो हमारे पास क्या होता है अर्थ एंड एटमॉस्फेयर के बीच में रेगुलेट होता है। तो फर्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वह इरिगेशन इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द इरिगेशन, इरिगेशन है क्या, व्हाट इज द सिंपल और सिंपल, इट इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर थ्रूआउट द क्रॉप पीरियड, थ्रूआउट द ग्रोइंग क्रॉप एट डिजायर्ड इंटरवल टू अटेंड इट्स मैच्योरिटी। मतलब सिंपली हम क्या, क्रॉप्स जो हमारे पास है हम क्या करना चाहते हैं, क्रॉप्स की एल्ड हमारे पास क्या करना चाहते हैं, उसको हम क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। हमारा एम क्या है इरिगेशन का, सिंपली कि हम क्या क्रॉप्स जो हमारे पास है जो हम क्या करना चाहते हैं उसको डेवलप करना चाहते हैं, एल्ड को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो उसको फुल मैच्योरिटी पीरियड, उसके जो टाइम लाइफ स्पान है थ्रू द कहाँ से जहाँ से हमें सोइंग टू हार्वेस्टिंग,
सोइंग टू हार्वेस्टिंग में पूरा जो उसका लाइफ स्पान है उसमें हमें क्या वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल टाइम ड्यूरेशन में। तो उस पूरी रिक्वायरमेंट को फुल जो हमारे पास फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास क्या है मेथड जिसको कह सकते हैं, सिस्टम जिसको कह सकते हैं, उसी सिस्टम को कहते हैं हम इरिगेशन, मीन्स आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, सिंपल इट इज द इरिगेशन। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट हमारे पास को कह सकते हो डेफिनेशन। Then second question arises is why the irrigation requirement is in India. Irrigation requirement है क्यों? इसके हमारे पास हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या रीजन है कि इरिगेशन हमें रिक्वायरमेंट है क्यों। इरिगेशन का एक सिस्टम है, क्या एक पूरा का पूरा होल सिस्टम है, किसके लिए? वाटर प्रोवाइड करने के लिए, टू द फार्मिंग रीजन, टू द फार्मिंग के लिए, और नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है वो है व्हाई इरिगेशन रिक्वायर्ड इन इंडिया, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट हमें है क्यों। तो जो फर्स्ट हमारे पास है जो रीजन है वो है ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। अब व्हाई ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज्योग्राफिकल की हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हम क्या करते हैं, शो करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो हमारे यहाँ पर जो लैटिट्यूड्स है हमारे इंडिया के वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री टू 6 मिनट। अब ये लैटिट्यूड्स है क्या एक्चुअली में? देखिए इस यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इक्वेटर जीरो लाइन है और यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, तो यहाँ से हमारे पास जो इंडिया की कंडीशन है वो यहाँ से ऊपर है। मतलब जो हमारे पास जो रीजन है, जो हमारा कंट्री लाई करता है, वो कंट्री किसके बीच में लाई करता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच। अब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो रीजन होता है उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज हो जाती है कि जो भी कंट्रीज, दोज कंट्रीज लाइज बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन, वो क्या करते हैं, सिंपल चलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच में जो कंट्रीज लाइज करती है, वहां पर जो रेनफॉल का जो पैटर्न होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। वहां पर रेनफॉल जो है यूनिफॉर्मली क्या होती है, अकर नहीं होती है। वहां पर नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, मतलब कहीं पे बारिश ज्यादा होती है, कहीं बारिश कम हो जाती है, या फिर कहीं किसी जो हमारे पास टोटल होल ईयर में वो हमारे पास बारिश नहीं होती। आपको पता है हमारे इंडिया में जो हमारे पास रेनफॉल का जो पैटर्न है वो क्या एक मानसून टाइप का पैटर्न है, मतलब किसी स्पेसिफिक पीरियड के ड्यूरेशन में क्या होता है, स्पेसिफिक पीरियड की ड्यूरेशन में क्या होती है हमारे पास रेनफॉल अकर होती है, जिसका मानसून पीरियड बोलते हैं। जनरली हमारे पास जून तो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है, सितंबर तक चलती है, वही हमारे पास इस वजह से। तो यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया इसकी वजह से। अब इसका तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, जो ये हमारे पास लाई वाई करती है, बट हमारे पास इरिगेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। अब हमें पता है इरिगेशन क्या है, हम पूरे ईयर करते हैं, हमारी क्रॉप्स क्या होती है, प्रोड्यूस करते हैं होल ईयर। अब होल ईयर में ये वाटर की रिक्वायरमेंट है। अब जब वाटर हमारे पास है ही नहीं होल ईयर, तो कैसे हम वाटर प्रोवाइड करवाएंगे? तो एक इरिगेशन एक सिस्टम है हमारे पास, इरिगेशन एक मेथड है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो दिस इज व्हाई वी हैव टू रिक्वायर इरिगेशन सिस्टम। हमारी कंट्रीज क्या करती है, बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इसमें लाई करती है, दैट्स व्हाई द रेनफॉल पैटर्न इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, नाउ सेकंड वन, वही हमने जो बताया कि सेकंड हमारे पास है क्या। सेकंड में हमारे पास ये वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, एवरी एंड ईच क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट डिफरेंट ऑफ वाटर एट डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल। हमारे पास सिंपली जो डेप्थ ऑफ वाटर है, सपोज हमारे पास कोई व्हीट की क्रॉप है, गेहूं जिसे बोलते हैं सिंपली, हमारा पास मेज हो गया है, हमारे पास राइस हो गए, उसके बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी को वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, किसी को कम होती है, तो उसके हिसाब से हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए वाटर, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वजह से हमें क्या है, इरिगेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमारे पास वाटर होगा तभी तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज कैसे होगा। तो ये हमारे पास इरिगेशन की एक नेसेसिटी हो जाती है, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या होता है, रेनफॉल होल ईयर अवेलेबल नहीं है, किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में अवेलेबल है। इस वजह से यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बताया, वीट का एक एग्जांपल लिया है। सब वीट जो हमारे पास है इसको कहते हैं हम, इसको जो हमारे पास है नवंबर टू मार्च में हम इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स हमारे पास ये क्या रबी सीजन की क्रॉप है। सपोज हमारे पास सोइंग पीरियड 1 नवंबर है एंड हमारे पास हार्वेस्टिंग का पीरियड 1 मार्च है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल ड्यूरेशन में हमें क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये वाटर हम तभी अवेलेबल कराएंगे जब हमारे पास वाटर अवेलेबल होगा। तो ये वाटर अवेलेबल किस तरीके से होगा, थ्रू द इरिगेशन सिस्टम। तो दैट्स व्हाई वी नीड द इरिगेशन सिस्टम। ओके, दिस इज द सिंपल थिंग कि व्हाई वी नीड द इरिगेशन, व्हाई वी नीड द इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ओके, चलिए समझ में आ रहा है,
सर द स्लाइड इज नॉट विजिबल, द स्लाइड इज नॉट विजिबल, पूरा ही नहीं दिख रहा है या फिर कुछ पोर्शन ही दिखाई नहीं दे रहा? होल स्लाइड इज नॉट विजिबल और सम पार्ट, डाउनवर्ड पार्ट, ओके डोंट वरी, डाउनवर्ड पार्ट को, अगर डाउनवर्ड पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको हम इसको समझा देंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद इस तरीके से कुछ दिखा देगा देखो, डाउनवर्ड पार्ट को हम क्या कर दें, समझा देंगे, वापस को लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वी विल प्रोवाइड ऑल्सो, आई विल प्रोवाइड ऑल्सो इफ यू वांट दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इरिगेशन, एडवांटेजेस है क्या, इसके डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस है क्या, वो देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेटली हमारी जो क्रॉप्स की यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्रॉप्स यील्ड मींस हाउ मच द क्रॉप वी प्रोड्यूस, यील्ड की बात कर रहे हैं, मतलब हाउ मच क्वांटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल है तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड द वाटर स्पेसिफिक ड्यूरेशन, एंड हमारे पास उससे क्या होगा, जो हमारी क्रॉप की यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द बेनिफिट, हमारे पास फर्स्ट बेनिफिट ये हो गया। सेकंड वन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेमिनिस, फेमिनिस मींस यहाँ पर हमारे पास लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग मींस हमारे पास लैक ऑफ फूड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सपोज हमारे पास इरिगेशन सिस्टम नहीं है, इरिगेशन सिस्टम नहीं है मतलब हमारे पास जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी कम है, अवेलेबिलिटी कम है तो हमारे पास क्या है, क्रॉप की यील्ड्स क्या होगी, कमी जनरेट होगी। अगर क्रॉप्स हमारे पास जनरेट कम होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंपली फूड की स्कैर्सिटी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर हमारे पास वाटर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है तो वी कैन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फैमिलीज। तो फैमिलीज का यहाँ पे मतलब है लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ फूड, फूड स्कैर्सिटी जो हो जाती है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द इरिगेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन, जिसका एडवांटेजेस है। रेवेन्यू जनरेशन किस तरीके से, सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर लीड्स टू ग्रोइंग ऑफ सुपीरियर क्रॉप्स टू द वर्क बाय द फार्मर्स। सुपीरियर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, मतलब जिनका हम क्या करते हैं बिजनेस वाइज में हम यूटिलाइजेशन करते हैं, जैसे हम बात करें टी की बात करें, कॉटन की बात करें, कॉफी की बात करें, ऐसी जो क्रॉप्स होती है, ठीक है, सुपीरियर क्रॉप्स में काउंट होती है। ये क्या एक रेवेन्यू जनरेशन का काम करती है। अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है मतलब इससे क्या हो रहा है, फार्मर्स की क्या हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है। अगर फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्या करती है गवर्नमेंट, जो हमारे पास इरिगेशन प्रोवाइड करवाई, जो वाटर प्रोवाइड करवा रही है फार्मर्स को, उस पर टैक्सेस अप्लाई कर देती है। टैक्सेस से क्या होता है, सिंपली रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वही एक चीज है कि रेवेन्यू जनरेट हमारे पास सिंपली एक रेवेन्यू जनरेशन क्रिएट कर देता है एक, ठीक है। तो सिंपल एक एडवांटेजेस हो गया इरिगेशन का। नेक्स्ट वन इज अवॉइडिंग ऑफ द मिक्स्ड क्रॉप। अब देखिए मिक्स्ड क्रॉप है क्या, पहले तो इसको समझिए कि मिक्स्ड क्रॉप का है क्या कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं मिक्स्ड क्रॉप का मतलब यहाँ पर है क्या। जो हमारे पास नेक्स्ट एडवांटेजेस है वो था अवॉइडिंग द मिक्स्ड क्रॉप। अवॉइडिंग द मिक्सिंग ऑफ क्रॉप्स। तो फर्स्ट कंडीशन ऐसे समझिए कि यहां पर सपोज हमारे पास ये फील्ड है, ये हमारा कोई फील्ड एरिया है, यहाँ पर हमें क्रॉप्स को ग्रोन करना है, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब देखिए क्रॉप्स को हमारे पास यहाँ पे ग्रोन करना है, यहाँ पर हमारे पास एक फील्ड है। ये मिक्सिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है, फार्मर्स अगर सपोज हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो लेस है, ठीक है, लेस वाटर अवेलेबल है। अब फार्मर क्या करता है, मतलब किसान क्या चाहता है सिंपली कि हमारे जो हमारे पास एरिया है, फार्मिंग एरिया है, हमारा खेत है, वहां पर क्या हो सिंपली ज्यादा से ज्यादा क्या हम क्या कर सकते, क्रॉप का प्रोडक्शन कर सके, ताकि हमारे क्या इनकम जो है वो जनरेट हो पाए। अब हमारे पास लेकिन वाटर तो अवेलेबल लेस है, तो फार्मर क्या करते हैं कि लेस वाटर अवेलेबल होने की वजह से क्या करते हैं, एक ही फील्ड पर जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स है उनकी सोइंग स्टार्ट कर देते हैं, का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स, ये सपोज एक टाइप की क्रॉप है, 2 टाइप्स की क्रॉप है, ये 3 टाइप की क्रॉप है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या किया उसने, क्या सोच के किया, क्या सोचा उसने कि चलो एक एक हमारे पास कोई एक जो हमारे पास सिंपली कोई कह सकते क्रॉप है,
अगर वो हमारे पास यील्ड जनरेट नहीं करती है, मैक्सिमम यील्ड जनरेट नहीं करती, तो जो अदर क्रॉप्स है उससे हमारे पास यील्ड जनरेट हो जाएगी। मतलब सपोज ये कोई राइस की क्रॉप है, ये व्हीट की क्रॉप है। अब राइस को जो अमाउंट है वो वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कंपेरिजन टू व्हीट। यहाँ पर हमारे पास लेस वाटर अवेलेबल, तो यहाँ से व्हीट की जो प्रोडक्शन वो ज्यादा हो जाएगा, ये सोच के वो करता है। बट ऐसा सोच करके वो ऐसा कर करके क्या करता है, वो सिंपली क्या करता है, किसी भी यील्ड की जो वैल्यूज है वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाती है, वो हमेशा रिड्यूस हो जाती है इस वजह से। दिस इज कॉल्ड मिक्सिंग ऑफ क्रॉप्स। एक ही फील्ड पर, सेम फील्ड पर हमने दो या दो से ज्यादा या फिर मोर देन 2 क्रॉप्स हमने क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दिस टाइम। और ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। तो सिंपली अगर हमारे पास वाटर अवेलेबल ज्यादा है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास वाटर अवेलेबल है, तो वी कैन अवॉइड दिस थिंग। So this is called avoiding of mixed crop. So mixing crop means sowing of number of different crops in the same field. The main aim is that water requirement of those crops should be different so that the farmer can get yield of at least one of the crops. The need of the mixed crop is eliminated if we have the good irrigation system. अगर हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है, good irrigation system, तो we can reduce this thing. Okay? This is called mixing of crop. समझ में आया मिक्सिंग ऑफ क्रॉप का मतलब? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो अदर जो एग्जामिनेशन होते हैं हमारे पास, AEJ स्टेट के एग्जामिनेशन वगैरह, काफी सारे एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज के वगैरह, वहां से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, गेट में यहाँ पे इस जो चैप्टर से इंट्रोडक्शन पार्ट है, यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे वहां से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास सिंपल इसके एडवांटेजेस ऑफ नेविगेशन वगैरह में यूज करते हैं। नेविगेशन वगैरह हो गया, या फिर हमारे पास जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जाहिर सी बात है अगर इतने सारे में एडवांटेजेस वगैरह यूज करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट्स है वो अपॉर्चुनिटीज क्या जनरेट होती है सिंपल तरीके से। तो ये हमारे पास सिंपल है, क्या इसके एडवांटेजेस आप कह सकते हो। जो इनिशियली जो हमारे पास इरिगेशन सिस्टम थे, ये मोस्टली क्या है कि ओनली फार्मिंग पर्पसेस के लिए हम यूज करते थे, बट नाउ डेज वी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फॉर पावर, जो हमारे पास पावर प्लांट्स वगैरह में यूज करते हैं, फॉर हमारे पास अब तो क्या हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हम क्या यूज करने लगे इनको, इरिगेशन वगैरह कोई सिस्टम को यूज करने लगे टू इम्प्रूव द डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, इसमें भी हम यूज करने लगे। तो ओके, तो नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज। इफ देयर इज सम एडवांटेजेस आर देयर, तो डेफिनेटली देयर आर डिसएडवांटेजेस आल्सो देयर। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? तो जो फर्स्ट और जो डिसएडवांटेजेस है वो है ओवर इरिगेशन leads to water logging and may reduce the crop yield. This is the one of the most important disadvantages है irrigation का। और जो हमारे यहाँ पर आपको यहाँ पर दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो ओवर इरिगेशन है, एक वाटर लॉगिंग। एंड देन व्हाट इज दिस थिंग? तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वाटर लॉगिंग के बारे में आपसे डेफिनेटली पूछ लेते हैं काफी बार। तो ओवर इरिगेशन और सिस्टम देखते हैं। तो सपोज देखिए यहाँ पर ये हमारी ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड एरिया, ठीक है, और ये हमारी क्रॉप वगैरह है, क्रॉप्स की रूट्स वगैरह है। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, सॉइल, ठीक है, सिंपल यहाँ पे हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें तो क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी है, तो हमें क्या करना है, वाटर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। बट हमने बताया कि कुछ ना कुछ क्रॉप्स की जाते हैं, ईच एंड एवरी क्रॉप्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास किसी क्रॉप को ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को कम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्रॉप, सपोज किसी क्रॉप से उनको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। कभी कभी हम क्या एक्सेस में अमाउंट प्रोवाइड करवा देते हैं, जो एक्सेस अमाउंट हम प्रोवाइड करवाते हैं उसी को कहा जाता है ओवर इरिगेशन। मींस ओवर इरिगेशन इज नथिंग बट इट्स द ओनली एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज अप्लाइड ऑन द फील्ड। ठीक है, अब ये वाटर क्या करेगा, हमारे पास सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो होता है सिंपली हमारे पास सॉइल करता क्या, सिंपली कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो क्या इसमें स्टोर हो जाएंगे, जो सॉइल्स के पोर्स होते हैं, सॉइल्स के जो वॉइड्स होते हैं वहां पर स्टोर हो जाएंगे। और कुछ अमाउंट्स ऑफ वाटर क्या करेगा, डायरेक्टली क्या ग्राउंड वाटर को ज्वाइन कर लेगा। ग्राउंड वाटर कहाँ पर है हमारे पास, सिंपली किसी स्टेज पर, सपोज
यहाँ पर हमारे पास कोई ग्राउंड वाटर टेबल है, ये हमारी ग्राउंड वाटर टेबल है। अब वाटर क्या कर रहा है, कुछ तो स्टोर हो रहा है और कुछ यहाँ पर डायरेक्टली वाटर टेबल को ज्वाइन कर रहा है। अगर ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, ईयर्स और ईयर्स और चलता रहता है, तो ये क्या करती है, वाटर टेबल अब क्या करेगी, धीरे धीरे राइज होने लग जाएगी, धीरे धीरे राइज होने लग जाएगी। और किसी पोजीशन पे, सपोज हमारे पास एक पोजीशन है, ये वाटर टेबल हमारे पास अब इस पोजीशन पे आ गई है, ये प्रोसेस चलता रहा, वाटर टेबल राइज होती गई, वाटर टेबल राइज होकर यहां पर आ गई। अब इसने क्या कर दिया, जो हमारे पास रूट्स के जो पोर्स है, ये हमारे पास रूट्स कुछ पोर्स होंगे, वॉइड्स वगैरह, ये क्या होता है, क्लॉग्ड हो जाते हैं। मतलब ये क्लॉग्ड हो जाते हैं बिल्कुल, क्यों, जहां पे यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर हमारे पास जो पोर्स थे वो क्या वाटर से फिल्ड हो गए। अगर वाटर से फिल्ड हो गए तो क्लॉग्ड हो गए। अब क्लॉग्ड हो गए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाटर भी, प्लांट्स भी तो क्या एक लिविंग लिविंग थिंग है, तो इसके रेस्पिरेशन जो सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अगर रेस्पिरेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, मतलब तो सिंपली क्या हो जाता है, प्लांट्स की जो यील्ड है वो अफेक्ट हो जाती है। और इसी कंडीशन में हम कहते हैं वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है, सिंपली सी, कि जब हमारे पास वाटर टेबल राइज होती जाती है तो एक पोजीशन ऐसी आती है कि जहां पर हमारे पास जो रूट्स की जो हमारे पास जो पोर्स है वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। अगर रूट्स की जो क्लॉग्ड है वो क्लॉग्ड हो गए तो मतलब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास यील्ड है वो क्या थी, अफेक्ट हो जाती है। तो इसी कंडीशन में हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। याद रखिएगा, वाटर लॉगिंग का ये मतलब नहीं है कि सिंपली यहाँ पर हमने वाटर को इकट्ठा हो गया, वाटर लॉग्ड हो गया एक जगह पर, ऐसा मतलब नहीं होता है यहाँ पर इरिगेशन में। इरिगेशन में वाटर लॉगिंग का मतलब है सिंपली वाटर टेबल का राइस होना। वाटर टेबल राइस होती है किस पोजीशन तक, जब रूट्स पे पहुंच जाए और रूट्स के पोर्स उसको क्लॉग कर दें। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है हर पेपर में, जो एईजे की एग्जामिनेशन है वहां पर पूछा गया ये वाला क्वेश्चन कि वाटर लॉगिंग है क्या एक्चुअली। तो दिस इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ओवर इरिगेशन का आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो आपको मतलब समझ में आया ये वाला किसका, कि वाटर, हमारे पास वाटर लॉगिंग एंड हमारे पास किस तरीके से वाटर लॉगिंग कहते हैं, व्हाट इज द वाटर लॉगिंग एंड ओवर इरिगेशन। ओके श्रेया, समझ में आया, कमेंट करते रहिए तो लगता रहेगा कि हाँ भाई क्लास में है। ठीक है, चलिए, पता चलता रहेगा इससे। और जो भी अगर किसी कहीं पे भी डाउट लगे, कोई वर्ड्स आपको समझ में ना आए तो जरूर उसको पूछिएगा कि किस तरीके से है ये। तो चलते आगे चलते हैं। तो ये तो मतलब ना हमारे पास ओवर इरिगेशन ऑफ वाटर किस तरीके से हमारी जो ईल्ड है उसको अफेक्ट करती है। ये एक एडवांटेज हो गया इरिगेशन का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है, मतलब क्या सोचते हैं, अगर हमारे पास ज्यादा वाटर तो ज्यादा हम यूज कर लेते हैं, इस वजह से ये एक डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड डिसएडवांटेज इज irrigation may lead to creation of the bad climatic condition which are favorable to public health diseases। है इसी बात, अगर हमारे पास वाटर ज्यादा अवेलेबल होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ज्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करवा देते हैं फील्ड पर। अब क्या वहां पर वाटर का इकट्ठा हो गया, अगर वाटर इकट्ठा हो गया तो जाहिर सी बात है वो क्या एक तरीके से पोजीशन पे क्या स्टैंड बाई हो गया। तो वहां पर अगर बैड क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, अगर वाटर इकट्ठा हो जाता है तो आपको पता है जो पब्लिक हेल्थ डिजीजेज लाइक मलेरिया एंड डेंगू टाइप की सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये भी एक अनदर डिसएडवांटेजेस हो गया इरिगेशन का। नाउ अनदर डिसएडवांटेजेस इज इरिगेशन में लीड टू प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब ये क्या चक्कर है, किस तरीके से वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है वो देखिए। आपको पता है कि जो इंडियन सॉइल्स होती है उसमें क्या नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। अब हमारी जो क्रॉप्स होती है उनमें नाइट्रोजन एक क्या करता है, एक तरीके से क्या करता है, एक तरीके से उनके लिए जीवन में कह सकते हो आप, नाइट्रोजन कंटेंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। जो हमारे प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो हमारे सॉइल्स में डेफिशिएंट होते हैं नाइट्रोजन कंटेंट। अब नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स है, आपने नाम सुना होगा, यूरिया वगैरह, एनपीके वगैरह होगा, तो उसको यूज करते हैं। जब हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं, वाटर जो सॉइल की है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, सॉइल की कैपेसिटी वगैरह को, बाय यूजिंग द नाइट्रोजन कंटेंट। बट ये होता क्या है, अब ये वाटर पोल्यूशन किस तरीके से क्रिएट कर रहा है, यहां पर आ जाइए। इसी इसमें फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर पोजीशन होल्ड कर देगा मॉइस्चर में, जो सॉइल्स की पोर्स है वहां पर ही, और सॉइल्स की कैपेसिटी को उसको इंक्रीज करता है सिंपली। अब हमने क्या है, इरिगेशन अप्लाई कर दिया,
जैसे इरिगेशन अप्लाई करेंगे, ओवर इरिगेशन या किसी भी इरिगेशन, तो क्या होगा, सिंपली क्या हो सकता है हमारे पास, जो ये हमारे पास फर्टिलाइजर्स हमने ऐड किए हैं वो वाटर के साथ ही क्या करते हैं, वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा काफी बार हो जाता है। तो ये वो जो फर्टिलाइजर अगर हम ज्यादा अमाउंट में यूज कर लेते हैं, तभी तो आजकल आपने सुना होगा कि फर्टिलाइजर्स का यूज काफी कम हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा हम बढ़ावा दे रहे हैं उसको। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वजह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या करता है, सिंपली वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करते हैं, सॉइल्स के लिए तो बेनिफिट्स है, बट वाटर में जब नाइट्रोजन आ जाते हैं, तो आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा, जब नाइट्रोजन, जब वाटर पॉल्यूशन क्या करते हैं, नाइट्रोजन वाटर में मिलते हैं तो वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स क्या है, एक तरीके से वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो यही हमारे पास वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्रिएट हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो नाइट्रेट्स होता है, आपने डिस्कस किए होंगे एनवायरमेंट्स में, नाइट्रेट्स है, इनकी वजह से अगर ये वाटर्स में अवेलेबल है, यहाँ पर इसकी वजह से ब्लू बेबी टाइप का एक रोग हो जाता है। ब्लू बेबी एक नाम का एक रोग है, ये क्या होता है, एक डिजीज हो जाती है। ये डिजीज मोस्टली जो है इन्फेंट्स में होती है, छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स वगैरह में ये डिजीज, ब्लू बेबी टाइप नाइट्रेस। दिस इज द वन, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है इरिगेशन सिस्टम के। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया अब तक व्हाट इज द इरिगेशन, व्हाई वी रिक्वायर द इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया, then what are the advantages and disadvantages of the irrigation system. Now next topic is types of irrigation. ठीक है, टाइप्स है क्या क्या, डिफरेंट टाइप्स हमारे पास है, क्या हमारे पास है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो मोस्टली जो ब्रॉडली आई क्लासीफाई इनटू टू टाइप्स, सरफेस एंड सब सरफेस। नाम से पता चलता है सरफेस एंड सब सरफेस। सरफेस का मतलब सिंपली हम वाटर कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ओवर द सरफेस, सिंपली जस्ट सरफेस। एंड सब सरफेस का मतलब है ग्राउंड में, हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से नीचे ही वाटर अप्लाई कर रहे हैं, इट इज नोन एज सब सरफेस। सरफेस इरिगेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू फ्लो एंड लिफ्ट इरिगेशन, flow irrigation and lift irrigation. Then flow irrigation is further classified into flood and perennial. Perennial is just classified into direct and indirect. We will discuss in the briefly. Don't worry. Subsurface in artificial and natural. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन इज नथिंग बट कि हम क्या कर रहे हैं, वाटर यहाँ पे प्रोवाइड कर पा रहे हैं सरफेस पे। सिंपली जैसे आपने पाइप लेके खड़े हो जाते हैं, हम जो नॉर्मली हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं, तो आप पाइप से वाटर प्रोवाइड करते हैं सरफेस पे, तो वो एक सरफेस इरिगेशन का एक पार्ट होता है। So what is the water is distributed to agricultural land through the small channel which flood the area up to the required depth. यहाँ पे मतलब क्या है कि सपोज हमने हमारा जो फार्मिंग एरिया है वहाँ पे हमने राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइस की कुछ अमाउंट ऑफ क्या वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसकी होल सोइंग टू हार्वेस्टिंग। या सपोज हमारे पास जो है हम आगे डिस्कस करेंगे वो होती है 120 सेंटीमीटर की अराउंड होती है, कि 120 सेंटीमीटर डेप्थ के अमाउंट का हमें रिक्वायरमेंट होती है एक राइस की प्रोडक्शन के लिए एक एरिया में। तो हम क्या कर देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर क्या वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं, टोटल 120 सेंटीमीटर का। तो दिस इज सरफेस इरिगेशन में काउंट होता है। दिस मेथड इज गुड फॉर द सॉइल, लो टू मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एंड लैंड विद यूनिफॉर्म टेरेन। देखिए यहाँ पर एक अनदर वर्ड टर्म जो हमारे पास आया है वह इनफिल्ट्रेशन का। जो हमारे पास यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन का मतलब आपको पता है, इनफिल्ट्रेशन, व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन, इज एनीबॉडी read about this word infiltration? This method is good for the soil for low to moderate infiltration capacity. Yeah. What is the infiltration? Anybody know about this word? यहाँ सबका ये फर्स्ट टाइम ही है इरिगेशन। चलिए इसको देखते हैं कि यहाँ पर इनफिल्ट्रेशन होता क्या है, ठीक है, मेथड है कि इनफिल्ट्रेशन के बारे में देखिए। इनफिल्ट्रेशन व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन, इसको समझने के लिए सिंपली एक टर्म ले लीजिए, हमारे पास एक एनालॉजी क्रिएट करते हैं। सपोज हमारे पास एक जार है और ये हमारे पास एक ग्राउंड सरफेस है। हम इनफिल्ट्रेशन को समझना चाहते हैं, उसके लिए क्या है हमारे पास सिंपली एक ग्राउंड सरफेस, हमारे पास एक जार है और हमने क्या स्टार्ट किया, वाटर फिलअप करना स्टार्ट कर दिया। हमने वाटर फिलअप करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पर इस सिस्टम में। यहाँ पर हम वाटर दे रहे हैं थ्रू द इरिगेशन सिस्टम, वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर वाटर का स्पिल आउट कम होना स्टार्ट हुआ, वाटर हमने देने लग गए।
और जब ये फुल हो जाएगा तब वाटर स्पिल आउट करना स्टार्ट हो जाएगा। ये हम सपोज एक एनालॉजी लीजिए ग्राउंड से। पहले क्या हुआ, जब हमने वाटर प्रोवाइड किया, तब हमने स्टार्ट में क्या हुआ कि वाटर पहले तो नीचे गया, जब फुल हो गया, जब उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, तब उसने वाटर को स्पिल आउट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, हमारे पास एक कंडीशन ये समझिए। अभी कंडीशन देखिए ग्राउंड पर। नॉर्मली आपने देखा भी होगा, अगर आप ग्राउंड है, सॉइल सरफेस है, आपने वाटर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं तो आप वाटर देते जाइए। कुछ टाइम तो क्या होगा कि वाटर नीचे जाता जाएगा, उसके सॉइल के अंदर जाता जाएगा पोर्स के अंदर। बट जैसे उसकी कैपेसिटी को रीच कर जाएगा तो वाटर क्या करता है, फिर वहां पर जमना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहां पर इकट्ठा स्टार्ट होना चाहता है। दिस इज द इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस, कि पहले तो हमारे पास जो वाटर वापस चला गया, दिस इज नोन एज इन्फिल्ट्रेशन, कि जो वाटर सॉइल पोर्स के थ्रू सॉइल्स पोर्स में स्टोर हो जाता है, दिस इज नोन एज इनफिल्ट्रेटेड वाटर। इनफिल्ट्रेटेड water, and this process is known as infiltration. We will discuss this topic infiltration in brief in hydrology part. So this is known as infiltration. यहाँ पर हमारे पास वही चीज है कि इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, कि आपने एक और चीज पढ़ी होगी सोइल वगैरह में, इन्फिल्ट्रेशन, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या भाई आपने डिस्कस कर रखा होगा, परकोलेशन आपने सुना होगा, सीपेज के बारे में आपने सुना होगा। तो दीज आर ऑल वर्ड्स आर द सेम वर्ड्स, बस ओनली यहां पर हमारे पास ये क्या है, ऑल द वर्ड्स आर द सेम, बट इनका यूज करने का डिफरेंट तरीका है कि हम यहाँ पर इनको यूज कहाँ पे कर रहे हैं। कि हमारे पास परमिबिलिटी मोस्टली हम क्या करते हैं, हम मोस्टली क्या करते हैं यहाँ पर सॉइल्स वगैरह में यूज करते हैं। मोमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड मूवमेंट। ओके, जो मूवमेंट ऑफ द वाटर है इन द सॉइल, सही है, पल्लवी ने सही आंसर दिया। तो वही चीज है हमारे पास कि किस तरीके से जो वाटर इन्फिल्ट होता है, वही हमारे पास यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सभी चीजें सेम है, बट इनका यूटिलाइज करने का जो है डिफरेंट तरीका है। परमेबिलिटी हम मोस्टली हम क्या सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं, ओनली अगेन यही चीज है जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल पोर्स, दिस इज नोन एज परमेबिलिटी। इन्फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो द सेम थिंग, बट वी स्टडी दिस टर्म इन हाइड्रोलॉजी द मोस्टली। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास कहने का मतलब था ये कि आपको इन्फिल्ट्रेशन का मतलब पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है, दिस मेथड इज गुड फॉर द सॉइल विद लो मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑन द लैंड। दिस इज नोन एज सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन के बाद में जो हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन था, फ्लो इरिगेशन के बारे में हमारे पास था, फ्लो इरिगेशन था। तो फ्लो इरिगेशन है क्या, सिंपली हमारे पास कि द वाटर सोर्स अवेलेबल एट द हायर एलिवेशन एंड द फील्ड प्रेजेंट एट द लोअर एलिवेशन। ये हमारे पास जो वाटर का सोर्स है वो तो हायर लेवल पर है, और जो हमारा फील्ड है वो लोअर लेवल पर है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, वाटर को थ्रू द ग्रेविटी एक्शन हम डायरेक्टली फील्ड पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज फ्लो इरिगेशन। जो लिफ्ट इरिगेशन है उसमें क्या होगा, हमारे पास जो वाटर सरफेस है, क्या जो वाटर हमारे पास अवेलेबल है वो लोअर पोर्शन पर अवेलेबल है, हमारा फील्ड हायर लेवल पर अवेलेबल है। तो थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द पंप्स, मैकेनिकल मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या कर देंगे, वाटर को अप्लाई करेंगे फील्ड पर, तो वो लिफ्ट इरिगेशन में काउंट होता है। ओके, सिंपली हमारे पास ये चीज है। तो फ्लो इरिगेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू पेरिनियल एंड डिफरेंट पार्ट्स। तो पेरिनियल का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द पेरिनियल वर्ड, पेरिनियल मींस ऑलवेज, इज ऑलवेज अवेलेबल। पेरिनियल मींस ऑलवेज अवेलेबल। पेरिनियल का मतलब है सिंपली जो हमारी रिवर है वो हमारे पास क्या है, उसमें वाटर हमेशा अवेलेबल है। आप जो गंगा की बात करते हैं, यमुना वगैरह बात करते हैं, ये जो कावेरी वगैरह जो नदियां हैं जो हमारे पास रिवर्स है, इसमें वाटर्स क्या है थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है। तो दीज आर कॉल्ड एज पेरिनियल रिवर्स। तो जब हम वाटर विड्रॉ करते हैं सच टाइप ऑफ रिवर्स, दिस इज नोन एज पेरिनियल इरिगेशन। In this method, the water available for the irrigation is available for the entire growth period of the crop. Hence, irrigation can be applied at desired interval. Obviously, बात है कि हमारे वाटर अवेलेबल है entire period of the growth, तो हम कभी भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर वहां पर फील्ड पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट, क्या हमारे पास एक कह सकते हो एडवांटेजेस हो जाता है पेरिनियल इरिगेशन। नेक्स्ट वन इज पेरिनियल इरिगेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट हमारे पास सिंपली क्या है कि water is directly from the river and is applied to the field with the help of canals and there is no requirement of the storage। यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि हम जो वाटर को विड्रॉ कर रहे हैं वो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, रिवर से कर रहे हैं और डायरेक्टली फील्ड पर अप्लाई कर रहे हैं।
हम कोई स्टोरेज नहीं कर रहे हैं। जो जनरली क्या होता है, मोस्टली जो नियर बाई एरिया होते हैं, सपोज हमारी कोई रिवर जा रही है और कोई नियर बाई एरिया हमारे पास कोई फार्मिंग कर रहा है, तो डायरेक्टली क्या होता है, वो वाटर को वहां से विड्रॉ कर लेते हैं, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरेज। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट स्टोरेज। इनडायरेक्ट स्टोरेज का मतलब यहाँ पर हमारे पास सिंपली कि हम एक आर्टिफिशियल स्टोरेज कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। आर्टिफिशियल स्टोरेज का मतलब है सिंपली जो हम डैम्स की बात करते हैं, बीयर एंड बैराजेस की बात करते हैं, वो एक हमारे पास स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की तो है। सपोज हमारे पास जो फार्मिंग एरिया है, वो हमारे जो सोर्स है वो काफी उससे दूर है। अब वहां पे वाटर को किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, पहले वाटर को स्टोर किया जाता है, देन वी प्रोवाइड द वाटर फॉर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। तो दिस इज कम्स इन इनडायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम। ओके, तो ये फ्लो इरिगेशन का एक पार्ट है सिंपली। नेक्स्ट वन इज फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन, तो यहां पर भी हमारा सिंपली क्या है, यहाँ पर सिंपली वाटर क्या अप्लाई कर दिया जाता है इन दिस कंडीशन में कि फ्लड, जो फ्लडिंग कंडीशन आपको पता है फ्लडिंग क्या होती है, सिंपली एक्सेस जो वाटर अमाउंट है कहीं पर स्टोर हो जाता है। तो वही चीज हमारे पास इरिगेशन में कि हमने क्या कर दिया, जो अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट, जो डेप्थ अमाउंट ऑफ हमें रिक्वायरमेंट है, उतना अमाउंट ऑफ वाटर हमने क्या कर दिया, वहां पर जो हमारे पास एरिया है, फार्मिंग एरिया, वहां पर स्टोर करवा दिया। मतलब जो क्रॉप्स है वो सबमर्ज कंडीशंस में हमारे पास अवेलेबल है। पैडी आपने सुना होगा, पैडी क्रॉप्स होती है, वहां पर जो कहाँ पर होती है, वो मोस्टली कहाँ पर उसकी डेवलपमेंट होता है, कहाँ पर उसका प्रोड्यूस होता है, हमेशा जो होती है वो वाटर के अंदर ही होती है। तो वहां पर ये फ्लड इरिगेशन में काम काउंट होता है। तो फ्लड इरिगेशन इन दिस वाटर इज अप्लाइड इन सच अ वे दैट द फील्ड इज केप्ट अंडर सबमर्ज कंडीशन, मतलब ऑलवेज वाटर के अंदर रहेगा, सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। देयर आर दीज आर सम सिंपल डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए, इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं, नो नीड टू रिमेंबर समथिंग लाइक दैट। आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन है। सब सरफेस इरिगेशन में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अभी तक हम क्या करते हैं, सरफेस पे वाटर प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कहाँ पर है वाटर की, एक्चुअली में हमें वाटर कहाँ पे स्टोर करवाना है, रूट जोन में, क्योंकि रूट जोन ही उसका मेन पार्ट है। प्लांट्स का मेन पार्ट क्या होता है, रूट जोन। जब वाटर वहां पर स्टोर होता है तो वो कन्वर्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, फूड वगैरह में, और वहां पर फिर वो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास प्लांट्स है उसके पार्ट्स में जाता है। तो सब सरफेस इरिगेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रूट जोन में वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। डायरेक्टली मतलब सरफेस में प्रोवाइड नहीं कर पाते, डायरेक्टली जो रूट जोन है उसमें डायरेक्टली हम वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। अभी किस तरीके से होता है, ये दो तरीके से, या तो नेचुरली या आर्टिफिशियली, दोनों तरीके से हो सकता है। नेचुरली कैसे होता है, सपोज कोई कैनाल सिस्टम जा रही है, कोई रिवर सिस्टम वहां पर फ्लो हो रहा है, तो वहां से क्या होता है, आपको पता है, अगर आप रिवर सिस्टम है और आप पास में कहीं पर अगर आप गड्ढा खोद दो, यहाँ पर कोई डिच क्रिएट करो, तो वहां पर पानी निकल के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर क्या करता है, सीप होता रहता है। जो कैनाल सिस्टम है या फिर किसी रिवर सिस्टम है, वहां से वाटर क्या सीप होता रहता है किसी डिस्टेंस तक। तो जो वाटर सीप हो रहा है, अगर वो डायरेक्टली क्या करता है, रूट जोन में चला जाता है, रूट जोन में चला जाता है डायरेक्टली जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू हमारे पास जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो जाता है। तो दिस इज नोन एज नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन। व्हेन द लीकेज फ्रॉम द वाटर बॉडी goes underground and during passes through the subsoil, it may irrigate the crops shown on lower lands by capillary action. याद रखना, कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो हमारे पास नेचुरल सबसरफेस है उससे क्या होता है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो जाता है। तो सिंपली एक ही कह सकते हो आप। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। अब ये तो था नेचुरली कि अगर सीप हो रहा है वाटर तो ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियली किस तरीके से, एक आर्टिफिशियली भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्रॉप्स जो हमारे रूट जोन है वहां पर हम वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास टेक्निक्स होती है, ड्रिप इरिगेशन एक पार्ट होता है, सब सरफेस इरिगेशन हो गया सब सरफेस इरिगेशन का। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है, परफोरेटेड की रिक्वायरमेंट होती है, परफोरेटेड पाइप्स। परफोरेटेड मतलब होता है सिंपली, परफोरेटेड का मतलब होता है स्मॉल होल्स, स्मॉल पाइप्स होता है, पाइप के बीच में हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल होल क्रिएट कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं परफोरेटेड पाइप्स। तो वहां से स्मॉल स्मॉल होल्स अगर बना देंगे तो वहां से क्या होगा, पानी क्या आता रहता है, सिंपली इसको दिस इज नोन एज परफोरेटेड पाइप्स। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, तो ये तो हमारे पास था जो हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जस्ट क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स मेनली। अब बात करते हैं हम, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन का मतलब है सिंपली हम फील्ड पे जो वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से हम प्रोवाइड करवा सकते हैं कि किसके जो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन हमारा कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं।
This is known as techniques of irrigation. There are various ways in which the irrigation water can be applied to the field. किस तरीके से हम जो वाटर को फील्ड पर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है। प्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फरो, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड। जो हमारे पास 1 to 6 है, दीज आर काउंट इन ए सरफेस इरिगेशन। सरफेस मेथड जो हमारे पास थे, सरफेस मेथड, उसमें काउंट होते हैं 1 to 6। जो ड्रिप इरिगेशन है वो सब सरफेस का एक पार्ट है, सब सरफेस इरिगेशन का एक पार्ट है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर सिंपली जो हमारे पास ये 7 हमारे पास जो टेक्निक्स है, ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट वगैरह में भी कभी कभी एक स्मॉल सा जो एक नंबर में है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जो हमारे पास अदर जो हमारे पास है AEJE वगैरह एग्जामिनेशन, वहाँ पे तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन होते हैं, मतलब वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए एक एक को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए फ्री फ्लडिंग। सबसे फर्स्ट हमारे पास फ्री फ्लडिंग के बारे में। तो देखिए फ्री फ्लडिंग है क्या, नाम से पता चल रहा है फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग का मतलब वाटर को क्या करते हैं, हम सिंपली छोड़ देते हैं। हमारे पास वाटर अवेलेबल है, ये हमारे पास देखिए यहाँ पर सपोज ये हमारा फील्ड है, ये टोटल हमारे पास फील्ड है, ये मेन सप्लाई डिच है। मेन सप्लाई डिच मतलब यहाँ से हमारे पास मेन सप्लाई वाटर की सप्लाई हो रही है। यहाँ पर हमने एक आउटलेट से, ये भी एक अदर उधर क्या हो गया, हमारे पास एक वाटर वेव्स है, वाटर का एक पाथ क्रिएट कर दिया। तो ये हमारे पास टोटल फील्ड है, हमने यहाँ पे डिच क्रिएट कर दिए, छोटे छोटे पाथ क्रिएट कर दिए, और वहां से वाटर अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे ही वाटर अप्लाई करेंगे, इसके बाद वाटर कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, हमें कुछ मतलब नहीं है। सिंपली वो फ्री फ्लडिंग हो जाती है। मतलब इसके बाद में वाटर कहाँ पे जा रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फ्री फ्लडिंग, और इसको कहते हैं वाइल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं। मतलब एक बार वाटर अगर चला गया, उसके बाद हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है उसका, कि किस तरीके से हम उसको क्या कंट्रोल कर सके, किस तरीके से कंफाइन कर सके, किसी तरीके से कुछ भी नहीं है। दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज also known as wild flooding, ठीक है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज वेरी लो इन दिस मेथड। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती क्या है, सिंपली आप इसको अभी समझ लीजिए। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स, वहां पर ये पूरा डिटेल से आएगा। ये वाटर रिक्वायरमेंट जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी है, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर विच इज स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज सप्लाइड टू द फील्ड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड हुआ रूट जोन में, एक्चुअली में कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड हुआ और हमने कितना प्रोवाइड किया था। ऐसा होता है कि जैसे ही हमें जितना वाटर प्रोवाइड करते हैं, सपोज हमने 100 क्यूमेक वाटर अप्लाई किया, तो 100 क्यूमेक का 100 क्यूमेक स्टोर नहीं होता है। 100 क्यूमेक का सपोज 80 क्यूमेक स्टोर हो गया, तो 80 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज नोन एज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब यहाँ पर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी लो क्यों है, क्योंकि हमने क्या वाटर डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दिया। अब ये वाटर क्या ट्रेवल होता रहता है, सिंपली यहाँ पर हमारे पास इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इस वजह से क्या वाटर एक्चुअल में स्टोर कम होता है। अगर वाटर एक्चुअल में स्टोर कम हुआ है, तो डेफिनेटली हमारे पास यील्ड जो है वो हमें कम मिलेगी। दैट्स व्हाई दिस इज एप्लीकेशन सी इज वेरी लो इन दिस मेथड, ठीक है। जो हमारे पास मोस्टली ये टाइप, अब हमारे पास देखो वाटर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपली छोड़ रहे हैं। तो हमारी लैंड की कंडीशन कैसे होनी चाहिए, अगर हमारा लैंड एकदम फ्लैट हुआ, तो जैसे हम वाटर को ड्रॉप करेंगे, जैसे वाटर को लेफ्ट आउट करेंगे, तो क्या वाटर एक पोजीशन पे स्टैंड आउट हो जाएगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा, जो कि हम चाहते नहीं है। अगर वाटर क्या थोड़ा सा स्टीप कंडीशन है, मतलब रोलिंग कंडीशन में, थोड़ा सा जैसे वाटर अप्लाई करेंगे वाटर आगे जाता जाएगा, वही हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपली हम वहां पर क्या करते हैं, तो दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर द क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स एंड पर्टिकुलरली वेयर द लैंड इज स्टीप। स्टीप का मतलब किसी स्लोप पर हमारे पास लैंड है, तो वाटर क्या आगे चलता जाता है। और ये हम कहाँ प्रोवाइड करवाएंगे मोस्टली, अगर जहां पर हमारे पास क्या वाटर क्या है बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, वहां पर हम प्रोवाइड करवा देंगे इसको। ये हमारा फ्री फ्लडिंग वाला। तो इट इज यूज्ड व्हेन द फील्ड इज इरेगुलर एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन द लार्ज क्वांटिटी। अगर हमारे पास वाटर अवेलेबल लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो दिस मेथड इज सुटेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ्री फ्लडिंग वाला, सॉरी जो बॉर्डर फ्लडिंग है। फ्री फ्लडिंग के बारे में इतना सही था, ज्यादा पूछा नहीं जाता है। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड फ्लडिंग इसको कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज वाइल्ड फ्लडिंग। एंड कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर हमारी जो लैंड है वो स्टीप कंडीशन में होती है, वहां पर इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग में होता क्या है, पहले एक बार ये देखिए, एकदम इसका पिक्चर व्यू देखिए कि वाटर फ्लडिंग है क्या।
ये हमारे पास एक एरिया है, टोटल एरिया, और वहां पर हम क्या करते हैं, बॉर्डर टाइप क्रिएट, बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं। बॉर्डर का मतलब क्या है, सिंपली ये हमारे पास लैंड है और ये हमारे पास इस तरीके से हमने क्या एक सिचुएशन क्रिएट कर दी। लीव्स कहते हैं इनको। लीव्स का मतलब क्या है, सिंपली आपने देखा होगा, सपोज एक कोई एरिया हमारे पास है, टोटल एरिया, उस एरिया में हम क्या करना चाहिए, वाटर को कन्फाइंड करना चाहते हैं। तो वाटर को कन्फाइंड अगर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपल स्मॉल स्मॉल सा सॉइल जो होती है हमारे पास, मिट्टी होती है, उसकी क्या करते हैं, दीवार से खड़ी कर देते हैं, छोटा छोटा दीवार क्रिएट कर देते हैं ताकि वाटर एक कन्फाइंड स्टेट में रहे। तो जो हम सिंपली जो हम वहां पर, जो हम फील्ड पर जो सॉइल्स है उसकी हेल्प के थ्रू जो हम ये बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, जो बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, इनको कहा जाता है लीव्स वगैरह, लीव्स कहते हैं इनको। एक टर्म है, टेक्निकल टर्म होता है लीव। सिंपली ये वाटर जो वहां पर फील्ड की जो सॉइल होती है उसी की हेल्प के थ्रू ये बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इनका मोटो क्या है, बनाने का एक तरीका हमारे पास, इससे फायदा क्या हुआ, इससे डेफिनेटली एक फायदा हो गया, यहाँ पे एक वाटर क्रिएट हो गई, यहाँ पे एक वाटर क्रिएट हो गई। जब हम वाटर अप्लाई करेंगे इस फील्ड पर तो हुआ क्या, अब वाटर इस इधर से नहीं जाएगा, वाटर इधर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक कंट्रोल हो गया वाटर पे। क्या है कि वाटर पे कंट्रोल हो गया, वो एक तरीके से क्या है, जैसे फ्री फ्लडिंग का केस था कि कहीं पे भी जा रहा था, अब वाली कंडीशन यहाँ पे हमारे पास क्रिएट नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास एक बॉर्डर, क्या कर सकते हो आप इसको, बॉर्डर इरिगेशन या बॉर्डर या स्ट्रिप मेथड है, वो हमारे पास एक मेथड इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला है। इसको ये फॉर्मूला किस तरीके से आता है, इसको भी हम ट्राई करेंगे, ये भी देखेंगे। पहले ये देखिए तो बॉर्डर स्ट्रीम के हमारे पास फ्लडिंग के बारे में। तो इन दिस मेथड जो फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप ऑफ लैंड। सिंपली हमारा फील्ड है, उसको हम क्या बाय द स्ट्रिप ऑफ जो हमारा सपोर्टिंग लीव्स वगैरह होती है उसको बैरियर्स वगैरह बनाकर एक स्मॉल स्मॉल बॉर्डर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप वेरीज फ्रॉम 100 to 400 मीटर लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में। याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास है। एंड विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप इज अवेलेबल इन 10 to 20 मीटर। ये हमारे पास सिंपली यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ये हमारा पूरा लैंड है, यहाँ पर हमने इसको स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे हम डिचेस क्रिएट कर दिए। डिचेस से हमारे पास यहाँ वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वाटर सप्लाई हो रहा है अब वो क्या हो रहा है, कन्फाइंड हो गया एक तरीके से। अब वो क्या हो रहा है, एक तरीके से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है। मतलब ये क्या है, यहाँ पर एक कंट्रोल हो गया हमारे पास, एक वाटर पर थोड़ा हमने कंट्रोल कर लिया है। नेक्स्ट वन इज हमारे पास टाइम की बात कर रहे हैं। अब देखिए जो वाटर, ये जो फॉर्मूला है ये किस तरीके से ड्राइव होता है इसको देखेंगे, बट ये फॉर्मूला बताता क्या है वो एक बार देखिए। इट इज द टाइम रिक्वायरमेंट टू इरिगेट द दिस स्ट्रिप। सपोज हमारे पास ये कोई स्ट्रिप है और इसकी कुछ लेंथ वगैरह अवेलेबल है, तो उस स्ट्रिप को इरिगेट करने में कितना टाइम हमें रिक्वायरमेंट है, दिस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर हमारे पास टी हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द गिवन एरिया सिंपली। अब ये फॉर्मूला आया कैसे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, एक बार इसको ड्राइव कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने बनाया था, सपोज हमारे पास ये कोई लैंड वगैरह एरिया है, ठीक है, और हम यहाँ वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं इस सेक्शन पे। वाटर क्या करा फील्ड पर इस तरीके से, ये हमारा टोटल फील्ड एरिया है। फील्ड एरिया इसको हमने एक बॉर्डर स्ट्रिप कह सकते हैं, स्मॉल स्मॉल जी बॉर्डर स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर लिया था। अब उस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बॉर्डर स्ट्रिप है उसका एक स्मॉल एरिया हमने कंसीडर कर लिया, एक स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है, डी एरिया की हमने स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर ली। ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पर इसको कोई लिखने उठने की जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है, वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा नोट्स वगैरह, उसकी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने एक इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब ये स्मॉल स्ट्रिप हमारे पास है और हमने वाटर प्रोवाइड किया हुआ, क्यू अमाउंट ऑफ वाटर हमने फील्ड पर जो बॉर्डर स्ट्रिप है वहां पे प्रोवाइड किया। तो अमाउंट ऑफ वाटर इन द टाइम, सपोज हमने कोई एक टाइम कंसीडर कर लिया,
एक स्मॉल ड्यूरेशन में, इन स्मॉल ड्यूरेशन dt, the amount of water which is applied to the field, to the dA area is equal to y into d। y यहाँ पर हमारे पास है क्या? यहाँ पर देखिए वाटर हम की बात कर रहे हैं, तो वाटर की हम बात जब भी बात करते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, वॉल्यूम के टर्म में हम मेजर करते हैं वाटर को, वॉल्यूम के टर्म में मेजर करते हैं, या फिर डेप्थ के टर्म में हम बात करते थे कितना सेंटीमीटर अमाउंट ऑफ वाटर है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम के टर्म में, तो वाई इंटू डी। तो वाई हमारे पास क्या है, ये इट इज द डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर विच इज ओवरफ्लो टू द, जो हमारे पास स्मॉल एरिया है डी है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। अब आपको पता है कि जब भी हम फील्ड पर वाटर अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं कि जो पूरा वाटर अप्लाई किया है वो टोटली स्टोर वाटर क्या स्टोर हो जाएगा, उस वक्त कुछ पोर्शन तो क्या होता है लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ पोर्शन स्टोर हो जाता है। तो वही चीज हमारे पास है। अभी आपको बताया था कि इन्फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन बताई थी। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे हम फील्ड पर अप्लाई करेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। अब वो अमाउंट ऑफ वाटर कितना इन्फिल्ट्रेट हुआ वो देखते हैं। सिंपली हमारे पास ये तो हमारे पास था, उसी टाइम ड्यूरेशन में, जो स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में, इन द सेम टाइम ड्यूरेशन, इन द सेम टाइम dt duration, in the same time dt, the amount of infiltrate water is, देखिए अब किस तरीके से इक्वेशन लिखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम के टर्म में निकालना है। इन्फिल्ट्रेशन जो होता है इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड के टर्म में होती है, मतलब जो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है, जो परमेबिलिटी की जो यूनिट होती है वही सेम होती है इसकी यूनिट। सिंपल यहाँ पे हमारे पास एफ की बात कर रहे हैं, हमें निकालना है वॉल्यूम का टर्म कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विच इज इन्फिल्ट्रेट इनटू द सॉइल। तो अब किस तरीके से यहाँ पर हम निकालेंगे, सिंपली यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, अगर आपको निकालना हो एरिया इनटू dt, कितने अमाउंट में वाटर, ये मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि कितने फील्ड पर ये इन्फिल्ट्रेट हुआ है, एरिया में, कितने टाइम ड्यूरेशन में इन्फिल्ट्रेट हुआ है, dt ड्यूरेशन में, f इज द इन्फिल्ट्रेशन रेट। देखिए यहाँ पर यूनिट को थोड़ा सा वो कीजिए, सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है, एरिया की यूनिट आपको पता ही है मीटर स्क्वायर वगैरह कुछ भी, मतलब यूनिट का स्क्वायर। dt की यूनिट हमारे पास टाइम की यूनिट, मतलब टाइम की यूनिट से टाइम की यूनिट कैंसिल हो गई, हमारे पास एक वॉल्यूम की यूनिट आ गई। तो याद रखिएगा इस चैप्टर में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे पास किसी भी, या हमारे पास कह सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, वो है यूनिट। यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें क्या होता है एग्जामिनेशन में फॉर्मूला याद नहीं रहता है, फॉर्मूला भूल जाते हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है, तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कभी कभी तो यूनिट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले करती है। अगर आपको यूनिट्स पता होती है तो आप फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन होगी, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी एक, तो इसको सेकंड इक्वेशन बोल दीजिए। अब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना हमने अप्लाई किया था, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन dt ड्यूरेशन, टोटल फील्ड, जो टोटल बॉर्डर स्ट्रिप्स थी वहां पर Q प्रोवाइड किया था हमने, मल्टीप्लाई कर दीजिए dt से, Q इंटू dt से, dt ड्यूरेशन में Q की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिस्चार्ज की बात करें और टाइम की बात करें तो टाइम से टाइम की यूनिट कैंसिल, तो वॉल्यूम के टर्म में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एक फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ते हैं जो कौन सा वाला, डायमेंशनल होमोजेनिटी वाला। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी जो चैप्टर है वो भले ही एक क्या वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट उसका जो रोल है और जो अदर सब्जेक्ट है या फिर उसी सब्जेक्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वहां पर। तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से जो डायमेंशनल्स है, किस तरीके से यूनिट्स है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, किस तरीके से इनको किया जाता है। तो ये आप देखिए यहाँ पर
ये हमारे पास निकल के आ गया, इसको थर्ड इक्वेशन बोल देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के फिनोमेनन हुए इस यहाँ पर सिंपली एक एरिया में। वाटर हमने अप्लाई किया, इतना वाटर हमने अप्लाई कर दिया, उसमें से कुछ वाटर था वो वहां पर क्या कर सकते हैं आप, स्टोर हो गया। कितना स्टोर हो गया, y इंटू डी ए। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इनफिल्ट्रेट हो गया। कितना इनफिल्ट्रेट हो गया, दिस अमाउंट ऑफ वाटर इज इनफिल्ट्रेट। मतलब टोटल ये था, उसका कुछ पोर्शन यहाँ पर चला गया, कुछ पोर्शन फर्स्ट इक्वेशन में चला गया। मतलब हम क्या कह सकते हो, इफ देयर आर नो अदर लॉसेस, अगर हमारे पास कोई और अदर लॉसेस नहीं है, इफ देयर आर नो अदर लॉसेस। अदर लॉसेस का कहने का मतलब है यहाँ पर जो नंबर ऑफ लॉसेस होते हैं, सीपेज लॉसेस या फिर एवापोरेशन लॉसेस, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉसेस हो जाता है, तो वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इफ देयर आर नो लॉसेस देन इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, मास कंजर्वेशन लगा सकते हैं। टोटल हमारे पास क्या था, Q इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या क्या हुआ, सिंपली कुछ अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर हो गया, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास क्या हुआ, एफ इन जो हमारे पास वैल्यू निकाली थी, एरिया इंटू डी टी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत सिंपल इक्वेशन है, याद करने की जरूरत नहीं है इनको, कॉन्सेप्चुअल क्लियर होने चाहिए। गेट का एग्जामिनेशन जब आप देने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर होनी चाहिए। फॉर्मूला याद होता है तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, वहां पर चीजें गायब हो जाती है, क्योंकि वो पूछते ही नहीं है फॉर्मूला वाइज पे, काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ से आप देख लीजिए, आप इसको क्या इंटीग्रेट करना है, तो इसको dt का टर्म है, इधर लेके आ जाइए इसको, q माइनस ए एफ, इसको इधर लेके आ जाइए, dt हमारे पास कॉमन आ गया, y इंटू डी। ठीक है, सिंपली यहां से आप इंटीग्रेट कर दीजिए टर्म्स में। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया के टर्म में हमारे पास एरिया वेरिएबल है, तो इसको इधर लेके आ जाइए। जब आप इसको इधर लेके आएंगे इसके नीचे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ए डिवाइडेड बाय क्यू माइनस ए एफ। यहाँ से हटा दीजिए इसको, इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, अब इसकी लिमिट्स क्या होगी, जीरो टाइम में हमारे पास कितना एरिया इरिगेट हुआ है, जीरो। टी टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास कितना एरिया इरिगेट हो गया, ए। जस्ट इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेट जब आप करोगे इसको, तो यहाँ पर अगेन वो इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, टी इक्वल टू y अपॉन एफ एल एन क्यू अपॉन क्यू माइनस ए एफ इज कॉल्ड। तो दिस इज द टाइम, टाइम क्या कहते हैं, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ बॉर्डर स्ट्रिप which is area is a, एरिया ए। एरिया ए को इरिगेट करने के लिए हमें कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है, दिस इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज एलन फॉर्म। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इन लॉग फॉर्म, log 10 के बेसिस पे, जस्ट मल्टीप्लाई द 2.303 फैक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास था सिंपल वन। बताइए समझ में आया ये टाइम का बॉर्डर स्ट्रिप के बारे में, बॉर्डर स्ट्रिप के बारे में। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, श्रेया एंड पल्लवी। बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट वगैरह तभी मजा आता है, अदरवाइज तो ऐसा लगता है क्या हो रहा है क्लास में, बोरिंग क्लास हो जाती है। बताइए श्रेया एंड पल्लवी, समझ में आया, अभी तक कुछ समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड, ओके। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, न्यूमेरिकल सॉल्व करें। यस सर, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपको देना है, ठीक है, आंसर आपको ही देना है। तो चलिए बताते हैं, एक सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप कैलसी वगैरह से सॉल्व कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड to irrigate a strip, to irrigate a strip
of land whose area is 0.04 hectare from a tube well. From a tube well having a discharge capacity of 0.02 क्यूमैक। याद रखिएगा एक चीज और होती है, डिस्चार्ज की जो यूनिट होती है क्यूमैक, क्यूमैक का मतलब होता है सिंपली मीटर क्यूब पर सेकेंड। आपने पढ़ा होगा मोस्टली इरिगेशन में हम क्यूमैक वगैरह बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पर ये डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है। द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी the infiltration capacity of soil is taken as 5 centimeter per hour। ये आपको दिया हुआ है। एवरेज डेप्थ of flow in the field is 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको डेटा गिवन किया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है आपको। एरिया गिवन किया हुआ है, डिस्चार्ज वैल्यू गिवन की हुई है और एवरेज डेप्थ की वैल्यू भी गिवन की हुई है। 0.04 हेक्टेयर में डेटा गिवन किया हुआ है। हेक्टेयर आपको पता है एरिया की यूनिट है, आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए यूनिट कन्वर्जन के बारे में। क्यूमैक में डिस्चार्ज गिवन है, एवरेज डेप्थ आपको गिवन है। ये डेटा नोट कर लीजिए, फिर आपको एक फॉर्मूला का जो हमारे पास टेबल है उसको बता देते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, तो ये फॉर्मूला है। बताइए जरा कैलकुलेट करके टाइम वैल्यू बताइए। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन निकालना है। बताइए जरा करके। वैल्यूज हवर में निकालेगा, टाइम की आपको वैल्यूज निकालनी है, टाइम रिक्वायरमेंट हवर में कैलकुलेट कीजिएगा। बताइए जरा कैलकुलेट करके।
आंसर फटाफट से करिए। अगर नहीं बन रहा है तो भी कमेंट कीजिए सर नहीं हो रहा है, फिर बताएंगे इसको। आया किसी का? चले आगे, नहीं बन रहा है तो, या ट्राई करना चाहते हैं? चलिए करवाते हैं इसका आंसर। आंसर कहाँ है तो बताइए कमेंट में। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है। टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट द वाटर स्ट्रिप इट इज गिवन बाय द 2.303 y अपॉन f log 10 q अपॉन q माइनस a f। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एरिया। आपको एरिया हेक्टेयर में गिवन किया हुआ है, वैल्यू हेक्टेयर में गिवन की हुई है। कितनी? 0.04 हेक्टेयर। तो फर्स्ट जस्ट कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर। 10 की पावर 4 होता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 के पावर मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो जस्ट ये हमारे पास हो गया। एफ आपको गिवन किया हुआ है सेंटीमीटर पर आवर में। तो इसको भी आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा किसमें? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपको जो डिस्चार्ज की यूनिट है वो क्यूमैक में दी हुई है, मीटर क्यूब पर सेकंड में दी हुई है। यहाँ पर आपको इसको सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, जस्ट मल्टीप्लाई विद 10 की पावर रेज़ टू -2 एंड हावर्स कन्वर्ट इनटू द सेकंड। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ गई। क्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन की हुई है इन्होंने, 0.02 क्यूमैक मीन्स मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये दो वैल्यूज थी। एफ की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन की हुई है 10 सेंटीमीटर। यहां पर आप एफ की जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू मत पुट कीजिए। आप एफ की यहां पर वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर आवर ही रहने दीजिए, 5 सेंटीमीटर पर आवर ही रहने दीजिए। और जस्ट इस वाले लॉग के टर्म को आपको यहाँ पे कन्वर्जन याद रखिए। जो कोई भी टर्म जब लॉग के टर्म में होता है ना तो डायमेंशनल लेस होता है। आपको डायमेंशन हमेशा होमोजीनियस बनानी पड़ेगी। अगर क्यूब के ऊपर जो हमारे पास है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में है, तो नीचे वाला टर्म बनेगा वो भी क्यूब मीटर क्यूब पर सेकंड भी बनेगा। याद रहेगा, सब आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो ये वाला टर्म मीटर क्यूब पर सेकंड में है, तो ये वाला टर्म मीटर क्यूब पर सेकंड में, तभी तो सब्ट्रैक्शन होगा। तभी तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, माइनस तभी तो कर सकते हैं। तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर आप चेंज कर मत कीजिए। चेंज क्यों मत कीजिए? क्योंकि डायरेक्ट सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा। हावर्स में वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो डायरेक्टली आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की, हावर में वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। किसी की आई? श्रेया या फिर पल्लवी में से किसी की वैल्यू निकल के आई क्या? क्या निकल गई? तो 10 की हमारे पास वैल्यूज है, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू विल बी, कैलकुलेट करेंगे जब आप पुट करेंगे तो टी की वैल्यू 0.65 हावर, दिस वैल्यू विल बी कम, ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.65 हावर। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली में इंजीनियरिंग सर्विसेज में कन्वेंशनल पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 10 मार्क्स में, ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए वहां पर कितना इजी क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो पेपर है उसमें कन्वेंशनल पेपर में सिंपल इससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी अप्लाई आपको नहीं करना। तो ये एक हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी, वो जो गलती होगी वो इस वाले फैक्टर में होगी, सिर्फ ओनली कन्वर्जन वाली। कन्वर्जन जो होगा ना हमारे पास, वही कन्वर्जन प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। चलिए, तो ये हमारे पास था बॉर्डर फ्लडिंग के केस में। ठीक है, बॉर्डर फ्लडिंग का
तो ये तो था हमारे पास बॉर्डर फ्लडिंग के केस में। ये स्मॉल फॉर्मूला था इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको सिंपल आपको याद रख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड की ड्यूरेशन, इसको याद करने का तरीका क्या है, सिंपली जो हमारे पास किस तरीके से आप इसको याद रखोगे, टाइम का आपको फॉर्मूला है, टाइम की यूनिट होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है वाई एफ अपन वाई कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, या वाई अपन एफ, तो यहाँ पर याद रखने का तरीका ये सेंटीमीटर पर आवर में है। डेफिनेटली हवर ऊपर ही आएगा, तो यहाँ पर ये नीचे ही आएगा, ठीक है। और ये वाला टर्म तो हमेशा हम मूव क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आपको ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दिस इज नोन एज बॉर्डर फ्लडिंग का, ये हमने इसी में ही मैंने बताया गया किस तरीके से इसको ड्राइव किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास चेक फ्लडिंग। अब देखिए हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, वाटर को कंट्रोल में लेते जा रहे हैं। सिंपली हमने क्या फर्स्ट कंडीशन क्या था, फ्री फ्लडिंग के केस में वाटर का कंट्रोल नहीं था हमारे पास। हमने नेक्स्ट में बॉर्डर में हमने कुछ लीव्स वगैरह क्रिएट कर दी, कुछ बैरियर क्रिएट कर दिया, तो कि हमारे पास क्या वाटर क्या कंट्रोल में आ गया। नेक्स्ट वन इज चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग के केस में हम क्या कर सकते हैं, वाटर को और ज्यादा कंट्रोल में कर लेते हैं। किस तरीके से, ठीक है, एग्जाम इसका देखिए, टोटल एरिया है, हमने क्या कर दिया, जो पूरे एरिया को स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर दिया, मतलब थ्रू द हेल्प ऑफ लीव्स, थ्रू द हेल्प ऑफ जो हमारे पास सिंपली लीव्स वगैरह थे उसका कंस्ट्रक्शन करके हमने स्मॉल स्मॉल एरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो जो स्मॉल स्मॉल एरियाज है वहां पर हम फार्मिंग करते हैं, दिस इज नोन एज चेक एरियाज, ठीक है। ये हमारे पास सिंपली दिस इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द फ्री फ्लडिंग इन विच वाटर वी कैन कंट्रोल मोर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या, वाटर कंस्ट्रक्शन ऑफ लीव्स एंड फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ चेक एरियाज, ये चेक एरियाज बोलते हैं। ये पूछा हुआ है, द एरिया ऑफ दिस चेक एरिया वेरीज फ्रॉम 0 to 0.8 हेक्टेयर। ये शायद है ए और जेई के एग्जामिनेशन में ये वैल्यू पूछी गई थी, डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई थी। ये चेक एरिया की वैल्यूज होती है, जो वैल्यूज होती हैं चेक एरियाज में, वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है। तो दिस इज वेरीज फ्रॉम 0.2 हेक्टेयर टू 0.8 हेक्टेयर, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू पूछी गई थी, गेट वगैरह में डायरेक्ट कोई वैल्यूज पूछी नहीं जाती है इतनी जल्दी डायरेक्टली। एंड दिस मेथड इज सुटेबल फॉर बोथ परमिबल एंड लेस परमिबल सॉइल्स। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस वर्ड्स, परमिबल एंड लेस परमिबल। परमिबल का मतलब क्या होता है हमारे पास, सिंपली कि वाटर का इजीली तरीके से ड्रॉन हो जाए, सिंपली वाटर पोर्स में वो जो हमारे पास वाटर के जो वॉइड्स होते हैं, सॉइल के वॉइड्स होते हैं, इजीली तरीके से वाटर का मूवमेंट हो जाए। लेस परमिबल का मतलब है वाटर क्या है, इजी तरीके से मूव नहीं हो थ्रू द सॉइल वॉइड्स, फॉलोड लेस परमिबल सॉइल, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सिंपल था। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिन मेथड। बेसिन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जो मतलब एरियाज है उन एरिया को हमने क्या कर दिया, सर्कुलर शेप में, रिंग के शेप में। आपने देखा होगा ये कहीं कहीं पे आपने सारी चीज रियलाइज करी होगी, आपने कहीं ना किसी टाइम ड्यूरेशन में देखा ही होगा कि वो कहीं भी आप देखते हो गार्डन वगैरह में, गार्डन वगैरह में एक सर्कुलर शेप में होता है, वहां पर वाटर इकट्ठा हो जाता है और सिंपली वहां पर प्लांट्स वगैरह क्या करते हैं, ग्रो किए जाते हैं। तो दिस इज नोन एज बेसिन मेथड। सिंपली हमने क्या कर दिया, इट इज द मॉडिफाइड ऑफ चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, एरिया को रेक्टेंगुलर शेप में, स्क्वायर शेप में हम क्या कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पर हमने वाटर को जो एरियाज हमारे पास है उनको किस शेप में, सर्कुलर शेप में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो नोन एज रिंग बेसिन मेथड। दिस मेथड इज प्रिफर्ड फॉर द ऑर्चिड प्लांटेशन। ऑर्चिड प्लांटेशन मतलब सिंपली हमारे पास जो ऑर्चिड टाइप के, जो हम कह सकते हैं बाग बागान जिसको हिंदी में कहते हैं सिंपली थोड़े से, ऑर्चिड प्लांटेशन वगैरह में यूज किया जाता है। जैसे लाइक मैंगोस फ्लोवर्स वगैरह में, मतलब जो छोटे छोटे फ्लोवर्स वगैरह है उसके लिए यहाँ बना दिया, फिर दूसरी जगह बना दिया, फिर तीसरी जगह, इस तरीके से बेसिन मेथड हमारे पास ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार जनरेट होते हैं फरो के बारे में, फरो इरिगेशन के बारे में। ये देखिए फरो इरिगेशन है क्या, फरो का मतलब सिंपली होता है डिचेस, नैरो डिचेस। फरो मीन्स नैरो डिचेस। नैरो डिचेस मतलब ये जो नैरो डिचेस बने हुए ना, जहां पर वाटर आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज नैरो डिचेस और दिस इज ऑल्सो नोन एज फरो। और यहाँ पर हमारे पास उसके साइड में क्या होता है, प्लांटेशन की जाती है, उसके साइड में क्रॉप्स वगैरह की प्रोडक्शन किया जाता है। तो दिस इज नोन एज फरो इरिगेशन। तो फरो हमारे पास है क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द फरो। ये सिंपली एक और 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी। तो फरो आर द नैरो डिचेस which are excavated between the different crops and carry irrigation water। ये इरिगेशन वाटर को कैरी करते हैं, याद रखिएगा। फरो का मतलब, फरो ये चीज नहीं है जहां पर क्रॉप्स का
प्रोडक्शन किया जाता है। फरो एक नैरो डिचेज है विच कैरी द इरिगेशन वाटर, दिस इज नोन एज फरो। ये क्वेश्चन पूछा गया। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रो क्रॉप्स, जो हमारे पास रो के शेप में, जो हमारे पास रो की हमारे पास क्या है डायरेक्शन में हम क्या करते हैं ग्रोन करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर हमें क्या है जो हमारा पूरा एरिया है उसको हमें इरिगेट करने की जरूरत नहीं है, वहां पर हमें पूरे एरिया में वाटर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो इन दिस मेथड ओनली 20 to 50% ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड एरिया इज वेटेड, हेंस इवेपोरेशन लॉसेस आर रिड्यूसेस। अगर हमारे पास वाटर हमारे पास क्या कम प्रोवाइड करवाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ लॉसेस है, डिफरेंट लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सीपेज लॉसेस होते हैं, इवेपोरेशन लॉसेस होते हैं, सिंपली वो क्या होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं। याद रखिएगा ये वैल्यू भी पूछी गई थी 20 to 50%। यहाँ से देखिएगा काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट वैल्यू पूछी गई थी यहाँ से 20 to 50% के बारे में, हाउ मच अमाउंट ऑफ एरिया इज वेट इन द फरो इरिगेशन मेथड। ये जो वैल्यूज है कभी कभी ये भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है। 20 to 50% की वैल्यू पूछी गई थी एग्जामिनेशन में। नाउ फरोज आर वेरीज फ्रॉम 80 to 30 सेंटीमीटर डीप। डीप का मतलब ये हमारी डेप्थ की बात कर रहे हैं, एंड मे बी मच एज 400 मीटर लॉन्ग। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये 400 मीटर तक लेंथ हो सकती है, 400 मीटर तक काफी ज्यादा लेंथ है। तो दिस इज द फरो इरिगेशन। ये वैल्यूज भी पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, जो स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं वहां पर ये वैल्यूज भी ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। तो ये यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास ऑलरेडी जो वैल्यूज है कि व्हाट इज द फरो एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ एरिया विच इज बैक इन द फरो इरिगेशन एंड जो लेंथ है वो भी पूछी हुई है। तो ये हमारे पास एक तरीके से एग्जाम्पल आप इसमें लेना चाहें तो शुगर केन, मेज, पोटैटोज वगैरह के बारे में काउंट होता है ये, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फरो इरिगेशन। आपको मतलब पता होना चाहिए कहाँ पर यूज करते हैं वो चीज। ये डायग्राम थोड़ा सा रियलाइज करने के लिए इस तरीके से। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में आपने देखा होगा, काफी ज्यादा देखा होगा, तो एक वीडियो दिखाते हैं आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन से पहले, उससे करने से पहले। ये आपने देखा होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन, दिस इज नोन एज स्प्रिंकलर इरिगेशन, फव्वारा मेथड जिसको बोलते हैं। मोस्टली आपने जब भी ट्रैवल वगैरह करते हो तो ये मोस्टली अपने इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है अब तो। इस तरीके से जो मेथड इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता है क्रॉप्स वगैरह को, दिस इज नोन एज स्प्रिंकलर मेथड। अब इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारे पास पाइप्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल जो हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर उनके ऊपर नोजल लगे होते हैं, नोजल्स में परफोरेटेड जो हमारे पास स्मॉल होल्स होते हैं, और स्मॉल हेल्प के थ्रू वाटर को डिलीवर किया जाता है। ये हमारा टैंक सिस्टम हो गया जो हमारा वाटर सोर्स की हम बात कर रहे हैं। और इस तरीके से ये हमारे पास जो पाइप्स वगैरह यहाँ पर हमारे पास है, ये हमारे पास पंप्स वगैरह की हेल्प, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर पंप के थ्रू वाटर को क्या किया जाता है डिलीवर किया जाता है। यहाँ पर एक पंप की रिक्वायरमेंट भी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्प्रिंकलर इरिगेशन का एक स्मॉल सा कह सकते हैं वीडियो, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम हमारे पास है क्या। तो देखिए अब इसमें है क्या क्या चीज स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में। तो इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड इन द फॉर्म विद द हेल्प ऑफ पाइप्स एंड पंप्स। आपने देखा पाइप्स और पंप्स की इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। एक आर्टिफिशियल स्प्रे हम करते हैं, सिंपली एक जैसे करते हैं ना स्प्रे, वही चीज हमारे पास यहाँ पर। इन दिस केस अगर हमारे पास क्या होता है सिंपली, अब जो सीपेज लॉसेस है, सीपेज लॉसेस क्या होंगे, सिंपली जो वाटर का जो मूवमेंट है थ्रू द सॉइल, तो कुछ वाटर क्या होता है वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है। जो वाटर टेबल को ज्वाइन कर रहा है वो एक्चुअली में हमारे लिए एक लॉस ही है, क्योंकि हम वाटर करना क्या चाहते हैं, वाटर हमें करवाना क्या है, हमें वाटर को रूट जोन में स्टोर करवाना है, ये हमारा मोटो है। बट क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर सीपेज होके हमारे पास क्या वाटर टेबल को ज्वाइन कर रहा है, तो दिस इज अवर क्या हमारे लिए क्या एक लॉस हो गया एक तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास सीपेज लॉसेस भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं कि हम डायरेक्टली वाटर क्या प्रोवाइड नहीं करवा रहे, तो यहाँ पर क्या है जो लॉसेस है वो रिड्यूस हो गए। इट इज द मोस्ट एफिशिएंट सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। जो हमने बताया था ये जो सरफेस मेथड का एक पार्ट है, ये सरफेस मेथड का एक पार्ट है, और सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट मेथड है सरफेस मेथड में, दिस इज द मेथड। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच मेथड इज मोस्ट एफिशिएंट इन केस ऑफ सरफेस मेथड, और नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस दे दिए गए थे वहां पर आपको चूज करना होता है। द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है वो देख लेते हैं। नाउ
कैन बी efficiently used for wide range of topography and soils and crops. चाहे कोई सी भी हमारे पास क्रॉप्स वगैरह हो, हमारे पास शायद हमारे पास कोई भी टोपोग्राफी हो, चाहे रोलिंग टोपोग्राफी हो, स्टीप टोपोग्राफी हो, वहां पर हम क्या है अच्छे से हम इसको इस मेथड को यूज कर सकते हैं. इरोजन ऑफ द सॉइल कैन बी कंट्रोल्ड. जो इरोजन होता है, सपोज आप बात कीजिए फ्री फ्लडिंग की केस. फ्री फ्लडिंग में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं. अब वो वाटर क्या करेगा, सिंपली जब वाटर जब ट्रेवल करता है तो अपने साथ में क्या है, कभी कभी जो सॉइल होती है उसको इरोड करता हुआ जाता है, मतलब सॉइल को एक तरीके से इरोड कर देता है. जो इरोजन ऑफ द सॉइल है वो इस केस में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो ये भी हमारे पास एक ही है. वाटर इज यूनिफॉर्मली अप्लाइड. जो वाटर है स्प्रिंकलर थ्रू के सिस्टम के अप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से क्या वो यूनिफॉर्मली एक एप्लीकेशन हो जाता है उसका. 80% ऑफ द वाटर एप्लीकेशन इज अचीव्ड. जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की जो हमने बात की थी ना, कि इट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाइड. तो यहाँ पर 80% या 80% से ज्यादा भी कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर लेते हैं. तो दिस इज द मोस्ट एडवांटेजेस मेथड. नो लैंड रिक्वायरमेंट. जो लैंड की लेवलिंग की जाती है बिफोर द इरिगेशन, बिफोर द क्रॉप प्रोडक्शन, वो भी हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है. दीज आर सम एडवांटेजेस. अब हमने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे एडवांटेजेस है वहां पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे डिसएडवांटेजेस भी क्रिएट हो जाते हैं. तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस इन दिस सिस्टम, तो वो देखते हैं. जाहिर सी बात है, आपको यहाँ पर पाइप्स वगैरह को इंस्टॉल करना पड़ रहा है, पंप्स वगैरह को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, पावर की आपकी रिक्वायरमेंट हो चुकी है. तो यहाँ पर मतलब ये कॉस्टली चला गया, मतलब हमारे पास यहाँ पे बजट से चला गया ऊपर. तो दिस सिस्टम इज बिट कॉस्टली टू इंस्टॉल, ऑपरेट एंड मेंटेन. यहाँ पर आपको मेंटेन भी रखना पड़ेगा, तो वो भी हमारे पास है. विंड इज ऑल्सो डिसएडवांटेजेस. डेफिनेटली विंड इज ऑल्सो डिसएडवांटेजेस. ये भी आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, वो हम डिस्कस करने हैं कि वो भी एक हमारे पास डिसएडवांटेजेस होता है. कंटिन्यूस सप्लाईज ऑफ वाटर, पर जो हमारे पास पावर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको जाहिर से ज्यादा पंप्स वगैरह चाहिए, पंप्स को आपको रन करवाना है और वाटर आपको प्रोवाइड करवाना है, तो आपको पावर की रिक्वायरमेंट है. तो पावर आप कंजप्शन कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से कॉस्टली सिस्टम हो गया. कॉर्नर्स रिमेन अनइरिगेटेड. ये चक्कर है क्या, आपको दिखाया था वीडियो में, आपने देखा था कि वीडियो में सपोज ये हमारे पास ये कोई वर्टिकल पाइप है और वो क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है. तो जो इसका वर्टिकल जो बॉटम वाला पोर्शन है वो क्या होता है, अनइरिगेटेड रह जाता है, वहां पर वाटर अप्लाई नहीं हो पाता. तो ये भी एक तरीके से सिस्टम हो जाता है. अंडर हाई विंड कंडीशन, क्योंकि पल्लवी ने कहा अंडर हाई विंड कंडीशन हाई टेम्परेचर, जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी बिकम्स पुअर. किस तरीके से, ये एक तरीके का स्प्रे तो है, स्प्रे आप कर रहे हो, अगर सपोज विंड चल रही है और स्प्रे हो रहा है, तो वो क्या अपने साथ में विंड के अपने साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ले लेकर चले जाएगा. और वाटर मॉलिक्यूल्स हमें तो क्या रिक्वायरमेंट है, फील्ड पर रिक्वायरमेंट, और हवा के साथ ही चले गए, तो भी एक डिसएडवांटेजेस क्रिएट हो गया. तो दिस इज द वन ऑफ द अनदर डिसएडवांटेज. हाई सलाइन वाटर एट हाई टेम्परेचर कॉजेस लीफ बर्निंग. अगर होता क्या है कि जो इरिगेशन वाटर होता है उसकी भी कुछ क्वालिटीज होती है. अगर उस वाटर में सॉल्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा है, हम यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर डायरेक्टली कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, सिंपली लीव्स वगैरह पे चला जाता है. अगर वाटर की जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और टेम्परेचर हाई है, इस कंडीशन में हमारी जो लीफ जो होती है, जो हमारी लीव्स होती है, वो बर्न भी हो सकती है. तो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम. तो ये हमारे पास है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के बारे में. नेक्स्ट वन हमारे पास आता है ड्रिप इरिगेशन. ये बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्निक है, ये सब सरफेस इरिगेशन में यूज की जाती है, मोस्टली हमारे पास इंडिया में, रेयरली कहीं पे यूज की जाती है, ये बहुत ज्यादा रेयर है. मोस्टली ये इजराइल वगैरह में यूज की जाती है, इजराइल जो कंट्रीज वगैरह है वहां पर, और यहाँ वहां से ही हमने क्या है इस इरिगेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है. तो देखिए चलिए इसको एक समझते हैं एक वीडियो के थ्रू, एक्चुअली में है क्या ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. आप देखिए, फिर देख इसको डिस्कस करेंगे. ये वाटर सोर्स हो गया एक तरीके से, जहां से हम वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं. पंप हो गया, सिंपली वाटर को जस्ट फिल्टर करने के लिए सिंपली अप्लाई किया हुआ है ये आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा हुआ है, एनवायरनमेंट में आप पढ़ेंगे या फिर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी आपने. दिस इज नोन एज, हमारे पास ये पाइप्स वगैरह हैं, ये लेटरल्स कहलाते हैं. ये भी एक पाइप होते हैं बट इन लेटरल डायरेक्शन की जो हमारे पास है. अब देखिए किस तरीके से डायरेक्ट हम यहाँ पर वाटर प्रोवाइड कर पाते हैं.
ये हमारी क्रॉप्स वगैरह हैं जो आपको दिखाई दे रही है, स्मॉल स्मॉल सी क्रॉप्स वगैरह। अब देखिए किस तरीके से वाटर जो है डायरेक्टली रूट जोन में प्रोवाइड किया जाता है। परफोरेटेड पाइप्स जिसको कहा था मैंने, कि किस तरीके से परफोरेटेड पाइप्स कहते हैं, तो देखिए आप। ये देखिए, दैट्स व्हाई दिस पाइप्स आर नोन एज परफोरेटेड पाइप। स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं वहां पर, स्मॉल स्मॉल्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं, उनको कहा जाता है परफोरेटेड पाइप्स। तो ये हमारा ड्रिप इरिगेशन का एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको देखा ना ड्रिप इरिगेशन किस तरीके से, आपको एक विजुअलाइज हो गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा कि ड्रिप इरिगेशन होता क्या है एक्चुअली। तो चलिए आप देखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्टेट एग्जामिनेशन में, जेई वगैरह एग्जामिनेशन में पूछा गया था ये। इट जो हमारे पास ड्रिप इरिगेशन इज ऑल्सो नोन एज, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर, तो वन ऑफ द ऑप्शन इज ट्रिकल इरिगेशन। ओके, इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन, क्योंकि डायरेक्टली हमारा क्या है, मोटो क्या है हमारा, डायरेक्टली वाटर को रूट जोन में स्टोर करवाना। डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या है, वाटर को रूट जोन में स्टोर करवाना है। So that's why this is the best method of irrigation. It is in this method water is applied directly into the root zone with the help of drip nozzles. जो आपने देखे ना holes वगैरह, this is known as specially designed emitters and drippers are used for this purpose. In this method is best suited for the row type of crops and जो orchard type of plants plantation होता है उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है, टोमेटोज, क्रॉन, क्रैप्स वगैरह के लिए। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, डेफिनेटली हमारे पास वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमल हो जाएगी, क्योंकि हम डायरेक्टली वाटर को क्या करा रहे हैं, डायरेक्टली हम रूट जोन में स्टोर करवा रहे हैं, तो यहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कम हो जाएगी। इवापोरेशन लॉसेस टोटली नेग्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब वाटर हम डायरेक्टली प्रोवाइड करवा रहे हैं तो इवापोरेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है मोस्टली। हाईएस्ट रेट ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ इज अचीव्ड इन दिस मेथड। जो हमारी ग्रोथ रेट है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी। सोइल सरफेस इज लीस्ट वेट एंड हेंस अक्रेंस ऑफ डैम्पनेस इज डिक्रीजेस। जो आपने इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस पढ़ा था कि जो जब हम अमाउंट क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में वाटर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाती है सिचुएशन, डैम्पनेस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वेट क्लाइमेट की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वहां पर। इससे क्या है, पब्लिक हेल्थ जो डिसीजेज है वो क्रिएट हो जाता है, तो वो भी एक तरीके से रिड्यूस होगी। कोई हमें लेवलिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं, लेबर की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर रिड्यूस हो गया। अब if there is advantages there, तो definitely some disadvantages is also there. तो what are the disadvantages are there? तो one of the disadvantages देखिए यहाँ पर, प्लास्टिक पाइप्स और ड्रिपर्स में गेट अटैक्ड बाय द रोडेंट्स। रोडेंट्स में सम एनिमल्स जिसको बोलते हैं हम, ये स्क्वायरल वगैरह, जो गलेरी वगैरह, चूहे वगैरह क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। पाइप्स क्या है, सिंपल वहां पर उनको क्या डैमेज कर सकते हैं, तो ये एक वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस हो गया। डज नॉट ऑफर द फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन। फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन मतलब जब टेम्परेचर चेंज वगैरह होता है, तो आपने देखा होगा जो पाइप्स वगैरह क्या होता है, किसी मटेरियल के बने हुए हैं, तो वहां पर उसके जो स्ट्रेस वगैरह जो जनरेट होते हैं उससे प्रोटेक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। अब ये मेथड देखिए, इस मेथड में हाई स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हाई स्किल्स इज रिक्वायर्ड इन द डिजाइन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन इंडिया। यहाँ पर हमारे पास जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा हाई है। इसमें जो टेक्निकलिटी जो इन्वॉल्वमेंट है, टेक्निकल जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नॉट यूज्ड। और ये मेथड क्या है, मोस्टली सॉइल की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉइल्स वगैरह है उसकी कंडीशन को भी देखते हुए ये मेथड जो हमारे पास इंडिया में ये यूज नहीं किया जाता है, बहुत रेयरली यूज किया जाता है। कहीं कहीं पर ही इसका या जो यूटिलाइजेशन होता है इस मेथड का बहुत रेयरली है। स्प्रिंकलर काफी ज्यादा यूज किया है, आपने देखा होगा मोस्टली स्प्रिंकलर के बारे में। ठीक है, तो ये तो थे डिफरेंट मेथड्स के बारे में, डिफरेंट जो टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा 1 to 6 जो अप टू द स्प्रिंकलर, दीज आर आल्सो सरफेस के मेथड्स थे हमारे पास। ओनली जो हमारे पास ये जो ट्रिकल इरिगेशन वाला जो ट्रिकलिंग मेथड था या फिर जो ड्रिप इरिगेशन, वो था सब सरफेस का पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, हमने अब इतनी बात कर ली इरिगेशन पढ़ रहे हैं, बट इरिगेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर। हम जो इरिगेशन वाटर एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वाटर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं फील्ड को, उसकी भी कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे ही नहीं कि सिंपली कोई सा भी वाटर हमने अप्लाई कर दिया। जिस तरीके से आपने एनवायरनमेंट में आप पढ़ते हैं कि जो वाटर
किसी किसी सोर्स से जब हम लेते हैं, रिवर वगैरह, डैम, स्टोरेज वगैरह से, तो हम जो वाटर हमारे पास घरों में आता है वो भी एक फिल्टर होके आता है, वो जो हम पीने के लिए यूज करते हैं तो वो भी एक फिल्टर होके आता है। तो इसके लिए भी हम एक वाटर जो होता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाटर हम यूज करते हैं मोस्टली। तो क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, जो फर्स्ट क्वालिटी है वो है सेडिमेंटेशन। इस सेडिमेंटेशन हमारे पास क्या, सॉरी, सेडिमेंट कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। सेडिमेंट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जो वाटर हमारे पास आ रहा है उसमें सॉइल्स की पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उन्हीं को हम बात कर रहे हैं, सेडिमेंट कंसंट्रेशन इन वाटर। तो होता क्या है कि सपोज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इरिगेशन के लिए वाटर हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। अगर कुछ भी बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स अगर हमारे पास वाटर में अवेलेबल है, तो वो जो हमारे सॉइल्स है उसके न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करते हैं, सॉइल्स की जो हमारे पास कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। बट सपोज यही हमारे पास सेडिमेंट्स है, अगर एक्सेसिव अमाउंट में अगर हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास आ रहे हैं, तो दिस कैन क्रिएट द प्रॉब्लम। वही चीज है कि लिमिट में आप रहकर कुछ चीज करते हो तो वो बेस्ट होता है, बट उस चीज की अगर ज्यादा आती हो जाती है तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो वही चीज यहाँ पर है कि कुछ अमाउंट में अगर अवेलेबल है तो वो सॉल्ट्स की क्या, हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अगर वो ज्यादा लेस हो जाते हैं, वो ज्यादा अमाउंट में आ जाते हैं, तो वो हमारे पास अगेन प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और ये क्या होता है, सपोज हमारे पास अगर कोई सॉइल जो में पार्टिकल्स, जो हमारे सेडिमेंट्स के जो पार्टिकल्स है, अगर वो कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, कहाँ से इरोड हो रहे हैं, अगर उस किसी ऐसे प्लेस से इरोड हो रहे हैं जो ऑलरेडी इरोडेड है, तो वो भी सॉइल की जो है फर्टिलिटी को हमारे पास डिक्रीज कर देता है। दिस इज ऑल्सो सेडिमेंट कंसेंट्रेशन का एक इफेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। यहाँ पर इरिगेशन वाटर में जो सॉल्ट्स है उसका भी एक रोल होता है। यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स है उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इरिगेशन वाटर में। हमारे पास मोस्टली जो सॉल्ट्स के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं, जो मोस्टली सॉल्ट्स किसके हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके सॉल्ट्स होते हैं। अगर ये परमिसिबल अमाउंट से ज्यादा होते हैं, कुछ एक लिमिट होती है, और लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं तो ये हमारे क्या फील्ड को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, जो हमारी सॉइल्स की फर्टिलिटी है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। मे बी इंजीरियस टू क्रॉप्स इफ इट एक्सीड्स द परमिसिबल लिमिट्स। याद रखिएगा लिमिट्स में है, ठीक है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सैलिनिटी कंसेंट्रेशन मेजर्ड इन इलेक्ट्रिकली और कंप्यूटेड बाय लेबोरेटरी टेस्ट। ये हम फील्ड पर कर नहीं सकते हैं, ये लेबोरेटरी के थ्रू हम क्या मेजरमेंट करते हैं, सॉल्ट कंसेंट्रेशन। आपने फर्स्ट ईयर की बीटेक में आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियोमीटर से वगैरह से हम क्या करते हैं, सॉल्ट कंसेंट्रेशन मेजर करते हैं, पीएच वगैरह जो मेजर करते हैं, वही चीज हमारे पास है, वही चीज यहाँ पर ही हुई। Salinity concentration of the salt solution after consumptive use, ये एक वर्ड, नया वर्ड है, कंजम्पटिव। इस वर्ड को हम आगे चल के जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर उसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कंजम्पटिव यूज, कंजम्पटिव यूज होता क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इवापोट्रांसपिरेशन। कंजम्पटिव को इसको बोलते हैं इवापोट्रांसपिरेशन, आगे हम पढ़ेंगे। हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉइल। तो ये जो सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है, कहाँ पर, सॉइल जो हमारे पास क्या है, इरिगेशन वाटर है, इरिगेशन वाटर को हमने क्या सॉइल पे अप्लाई कर दिया। अब सॉइल में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना अमाउंट ऑफ सॉइल वहां पर अवेलेबल, कितना जो सॉल्ट्स है उसकी कंसंट्रेशन क्या है सॉइल में, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, देयर इज नो क्वेश्चन, यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं गेट की तरफ से। यहाँ पर इसमें सिंपली आपको पता होना चाहिए, बट ये किस तरीके से, CS is known as simply salt concentration in the soil. C is the salt concentration in the irrigation water. जब हम वाटर अप्लाई कर रहे हैं उसमें सॉल्ट का कंसेंट्रेशन क्या है। Q is the discharge। CU यहाँ पर कंजम्पटिव यूज है। CU की हम बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे ये होता क्या है, इसको आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। और आ रही यहाँ पर इफेक्टिव रेनफॉल है, इफेक्टिव रेनफॉल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। इफेक्टिव रेनफॉल आप यहाँ पर इतना जान लीजिए। इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच इज यूटिलाइज्ड बाय द क्रॉप्स फॉर देयर मेच्योरिटी, फॉर देयर ग्रोथ के लिए जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है। अब जो हमारे पास जो कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, आपको पता है सॉल्ट की जो कंसेंट्रेशन है, वो जो हमारे पास सॉल्ट की जो कंसेंट्रेशन है उसको मोस्टली हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी में मेजर करते हैं। मोस्टली हम यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी जो हम महो पर सेंटीमीटर, माइक्रो महो सेंटीमीटर में, वो हम यहाँ पर ये यूनिट है सिंपली। तो ये हमारे पास एक टेबल है। ये टेबल जो है ना, ये आपको जो अदर एग्जामिनेशन जो होता है ना, स्टेट वगैरह भी एग्जामिनेशन, जेई वगैरह, वहां पर ये पूछ नहीं जाते हैं।
वहां पर पूछे हुए हैं ऑलरेडी, एक वैल्यू दे देते हैं और उसकी करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू को पूछ लेते हैं, ऑप्शन में गिवन होता है और इसकी वैल्यू को वो पूछ लेते हैं। 0 to 250 माइक्रो महो पर सेंटीमीटर में कंसेंट्रेशन गिवन है, और दीज आर द सम टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर। C1 का एक टाइप है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील्ड पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे जो सॉइल, जो हमारा इरिगेशन वाटर है, उसमें अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन अगर इतनी है इससे लिमिट पर, तब वाटर वी कैन यूज द वाटर एज ए इरिगेशन वाटर, बट आफ्टर दैट वी कांट यूज, ओके, आर नॉट रिकमेंडेड टू यूज एज ए इरिगेशन वाटर। तो ये हमारा एक सिंपल टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोर्शन ऑफ सोडियम आयन टू अदर कैटायंस। ये एक फॉर्मूला है, ये एक यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप कह सकते हो। इस चैप्टर इरिगेशन जो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, यहाँ से ओनली दो ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो टाइम टू इरिगेट द स्ट्रिप एरिया जो हमारे पास है, और सेकंड वन इज SAR। SAR कुछ भी फॉर्मूला नहीं, सिंपली करता क्या है, सिंपली क्या बता रहा है हमको कि जो हमारे पास कैटायन, जो सोडियम का कितना परसेंटेज अवेलेबल है इन अदर कैटायंस। मतलब सपोज हम पास इरिगेशन वाटर है, इरिगेशन वाटर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स अवेलेबल है, कैल्शियम के सॉल्ट्स है, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स है, हमारे पास पोटेशियम के सॉल्ट है, सोडियम के सॉल्ट्स है। तो सोडियम कितना अमाउंट में प्रेजेंट है कंपेरिजन टू दिस, दिस इज कैलकुलेटेड बाय द SAR वैल्यू, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारा सोडियम है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो ये, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन गिवन है ये मिली इक्विवेलेंट्स में गिवन है, याद रखिएगा, मिली इक्विवेलेंट्स में आपको गिवन है। ये ppm में गिवन है। ppm में जो वैल्यूज गिवन होती है उसको आपको स्पष्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा मिली इक्विवेलेंट्स में। ये आपने एनवायरमेंट में आपने डिस्कस किया होगा, इसके बारे में हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे कि किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है। याद रखा मिली इक्विवेलेंट्स में ये वैल्यूज है। तो यहाँ पर इस SAR की वैल्यू, और SAR की वैल्यू पे डिपेंड एक टेबल वैल्यू गिवन होती है। टेबल है अगेन द सेम टेबल होती है, डेटा गिवन होता है, कुछ SAR की वैल्यूज गिवन होती है, और वहां पर उसके करस्पॉन्डिंग में SAR जो हमारे पास वही अगेन टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर मेंशन किया होता है। जैसे टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर उसके बेसिस। अब ये देखिए टेबल को आपको याद रखने की जरूरत हो सकती है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार पूछे गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। ये टेबल है, सिंपल लिखिए, यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू दे दी जाती है और वहां से पूछ लिया जाता है कि किस में मीडियम में डिपेंड करता है, S1 S2 S3 कैटेगरी में डिपेंड करता है। तो ये भी एक AE वगैरह एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, गेट वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये तो हमारे पास था इस तरीके से। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है इरिगेशन का, वो यहीं फिनिश होता है। ये यहाँ पे हमारे पास सिंपली जो थ्योरेटिकल है, इस वजह से हमने इसको क्या प्रेजेंटेशन में PPT वगैरह में हम डिस्कस करते हैं। जो भी हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट होगा मोस्टली जहाँ पर क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पर ऐसे PPT में कन्वर्जन के थ्रू डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड बाय द गेट फ्रॉम दिस ओनली और ओनली दिस। जो हमारे पास चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा, वहां से पूछे जाते हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स से। तो वो हम चैप्टर जो है कल डिसाइड करेंगे, उसको कुछ चैप्टर को हम क्या कल देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इससे एक क्वेश्चन है, आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन देंगे तो सर विल यू शेयर द PPT, या डेफिनेटली वी विल शेयर। देखिए यू कैन व्हाट्सएप में, और यहाँ पर भी आप मुझे यहाँ पर भी आप मुझे वो कर सकते हो। एक व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ईमेल आईडी थोड़ा देखता हूँ, बताता हूँ, एक मिनट। ईमेल आईडी है Rahul82। 1 सेकेंड चेक करना पड़ेगा ईमेल आईडी। यू कैन टेक्स्ट और यू कैन मेल। यहाँ पर हमारे पास ये जो है, इसमें सॉरी ये वाली ईमेल आईडी थी, ईमेल आईडी दीजिए, ये वाली नहीं है।
rhul@alumni.iitm.ac.in। इस पे आप मेल कर दीजिएगा, आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके, इस पे मेल कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है जो हमारे पास लास्ट टॉपिक था। ओके, ये हमारे पास है एक क्वेश्चन, आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आपने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, चलिए न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कीजिएगा। आपको देते हैं न्यूमेरिकल इसी पे ही। यदि क्वेश्चन इस तरीके से है, बहुत स्मॉल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन of irrigation water having the following characteristics? फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको कंसेंट्रेशन गिवन की हुई है, concentration of sodium, calcium and magnesium are 22, 3 and 1.5 मिली इक्विवेलेंट के केसेस में मिली इक्विवेलेंट में दी हुई है पर लीटर। कैलकुलेट एसएआर वैल्यू। बताइए, इसका तो आप कैलकुलेट कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको मिली इक्विवेलेंट में वैल्यू दी हुई है, सोडियम की दी हुई 22, कैल्शियम की दी हुई 3 एंड मैग्नीशियम की दी हुई आपको 1.5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर में। डायरेक्टली वैल्यू गिवन की हुई है, तो एसएआर की वैल्यू 7.33। चलिए एक ने बता दिया, बट वैल्यू का आपने गलत निकाल दी, मुझे लग रहा है बहुत तेज से सॉल्व कर दिया। पल्लवी का आंसर वापस से सॉल्व कीजिए श्रेया, शायद गलत कैलकुलेट कर दिया आप। सोडियम के लिए 22 गिवन है, कैल्शियम के लिए 3 गिवन है, मैग्नीशियम के लिए 1.5 है। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला ये वाला गिवन है, तो 7.33 कैसे आ गया? 22 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में है, ये रूट में आपने किया गया 14.67 या। ओके, तो इतना फास्ट भी मत कीजिए कि आंसर ही गलत निकल जाए, ये बहुत एक एक नंबर में क्वेश्चन है। ठीक है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कैसा लगा? इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया? दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है ये इंट्रोडक्शन पार्ट, कि किस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। सर आई टुक 15 इंस्टेड ऑफ 1.5, दैट्स व्हाई आई, तभी तो मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा वैल्यूज को, और गेट में बड़ा यही चीज होता है, वैल्यूज आप कुछ ले लेते हैं, वहां से कैलकुलेटर काम नहीं करता, क्योंकि वहां पर कैलकुलेटर भी एक वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। यहाँ पर आप ऐसे इस तरीके से क्या कीजिए, बहुत ज्यादा ध्यान से, गेट का यही मजा है गेट में। ठीक है, चलिए पल्लवी का आंसर नहीं आएगा क्या? पल्लवी
कैलकुलेट नहीं किया इसमें। चलिए कोई ना, तो चलिए फिर ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। कल आपसे वापस मिलेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मिस मत कीजिएगा। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है वही, वहां से हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट भी वहां से डेवलप होते हैं, वही हमारे पास है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। ओके, चलिए बाय। ओके, गुड नाइट एवरीवन। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच। चलिए।